दुबई रॉकेट है, उस रॉकेट में लिमिटेड जगह है, आप बैठ सकते हो, बैठ जाओ। और रॉकेट अगर उड़ गया ना तो फिर आपको बस देख के टाटा बाय बाय करना पड़ेगा और कुछ नहीं। इंडिया का आदमी स्टेप बाय स्टेप समझाइएगा, दुबई में घर कैसे है? बुर्ज खलीफा में अपार्टमेंट नहीं दिला दूं आपको मैं? 0% डाउन पेमेंट पे प्रॉपर्टी ले जाओ, कोई पैसा मत दो। चलो यार फिर ले लेते चलो देना ही नहीं है तो ले लेते। हर इंसान की दुबई में एक प्रॉपर्टी आज की तारीख में होना चाहिए। अब आप बोलोगे मैं तो इंडिया रहे तो मेरा लोन कैसे होगा? मैं बैठा हूं ना। क्या मैं वहाँ जो भी वहाँ यूनिट होगी नापने की उनकी, क्या मैं ऐसे लैंड लेके अपने नाम रजिस्ट्री करवा सकता हूँ? बिल्कुल करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मेरा सब कुछ यहाँ अच्छा होता तो मैं नहीं जाता। आज कपिल शर्मा ने दुबई में कैप्स कैफे क्यों खोला? 2 बार उसके कैफे पे अटैक हुआ, तब जाके उसने बोला भाई नमस्ते नमस्ते, दुबई आ गया। आप बताओ मुझे, सलमान खान के घर पे अटैक हुआ, सलमान खान, शाहरुख खान, इससे बड़ा कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं है, ठीक है? जब वो सिक्योर नहीं है भाई तो मिडिल क्लास के उनके लिए दुबई में कोई कम पैसे का इन्वेस्टमेंट है जो लगे और फंसे नहीं? बिल्कुल है। मुझे आज भी याद है डेट, सुबह 7 बजे 24 फरवरी 2018 में मैं दुबई की धरती पे मैंने पैर रखा था, और वो पैर जो रखा है वो पैर अब जम गया है। और आज मेरे पास में 250 से 300 लोग काम कर रहे हैं। मेरे वहाँ पे लोग 22-22, 25-25 साल के बच्चे लग्जरी कार्स में घूम रहे हैं, मर्सिडीज, BMW, जैगवार के अंदर, और दुबई में प्रॉपर्टी खरीद के बैठे हैं। कुछ लोग 6 महीने में, 3 महीने में 2.5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। मैं जब कुछ नहीं था भाई, मैं तब 12 घंटे मेहनत करता। जब मैं थोड़ा कुछ हुआ, मुझे लगा कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं 16 घंटे काम करने लगा, और अब मैं बहुत कुछ हूँ तो मैं 20 घंटे काम करता हूँ। तो वो मेहनत नहीं दिखती। तो जिसका गोल्डन वीजा है वो क्या काम भी कर सकता है, बिजनेस करे, जॉब करे, क्या करे? बहुत अच्छा सवाल है जो मेरे से आज तक किसी ने भी नहीं पूछा, तो मेरे को तो डर लग रहा है भाई, ये जर्नलिस्ट लोग हैं। आपकी गलतफहमी में दूर कर दूं। वहां पर सरकार मध्यम वर्ग को मार करके उनका गला दबा करके टैक्स लेके नहीं दे रही किसी को फ्री में। यही तो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए तो तो दुबई ये बंद है। इस देश में अगर ये कर रहे हैं तो दुबई और इंडिया का फर्क यही है कि हम ये 2 रुपए भी कमाएंगे तो सरकार हमसे ले लेगी, हम बेरोजगार रहेंगे तो सरकार हमको फूटी कौड़ी नहीं देगी, क्योंकि हम मिडिल क्लास में। बेसिक फर्क ये है दोनों। आपको ऑफिस नहीं करना पड़ता ना? कुछ नहीं करना, ऑनलाइन है सब। आपको टेबल के नीचे नहीं देना पड़ता ना? सब ऑनलाइन है, कुछ भी यहाँ नहीं करना सब है। पीआर है तो इसी यहाँ देश से सब निकला है हो ना, तो अब मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, यहाँ सब है और सब चल रहा है, कुछ नहीं रुक रहा। नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे को होस्ट अभिषेक कुमार नीलमणि। नमस्कार अभिषेक, आज बात हम करेंगे उस शहर की जहां के बारे में बड़ा लेविश लाइफ की बात होती है, जहां कहा जाता है कि पैसा ही पैसा है, जहां इंडिया से कोई जाता है तो बड़े से बड़ा आदमी कहने लगता है मैं तो गरीब फील करता हूँ। ऐसा मैंने सोशल मीडिया पर रील देखी है। मैं दुबई गया, मैंने गरीब फील नहीं किया, मैंने सामान्य फील किया। अगर किसी को लगता है कि मैं बहुत अमीर हूँ तो कहा जाता है कि एक बार दुबई जाओ और घूम के आओ, तो तुम्हारी अमीरियत जो है निकल के बाहर, जो अमीरी है तुम्हारी, जो रईसी है वो वहाँ पता चलेगी। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो दुबई की रियलिटी को अच्छे से जानते हैं, वहाँ के रियल एस्टेट को, वहाँ की रियलिटी को, वहाँ की चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, काम करते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि दुबई क्या है, दुबई में जो अमीरी की बात होती है वो क्या है, रियल एस्टेट क्या है ना, कैसे वहाँ चीज़ें चलती हैं, ये सब जानेंगे उनसे। हम न सिर्फ डेटा क्रैश पर बात करेंगे, प्रॉपर्टी मार्केट पर बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ों पर हम उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, इसके अलावा आज हमारे इंडिया में जितने भी लड़के हैं, जितने यंग जनरेशन के लोग हैं, जो जेनजीज कहा जाता है, उनके लिए वो मिसाल है। अच्छा। मिसाल क्यों है कि एक मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से निकला हुआ लड़का, छोटा सा शहर, हाँ, दर्जी का बेटा, अगर आज जाके दुबई जैसे शहर में, जहाँ कहा जाता है रईसी सबकी निकल के बाहर आ जाती हो, वहाँ अगर करोड़ों का या अरबों का जो भी धंधा वो कर पा रहा है या खड़ा कर रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, मेरा कहना है कि जो लड़की ये कहते हैं कि यार मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उनके लिए वो मिसाल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हम उसी मिसाल को जानने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ कहा जाता है कि दुबई वो है जहाँ रातें भी सोने की होती हैं, जहाँ हर दूसरा इंसान बोलता है पैसा ही पैसा है, तो वो पैसा बनाया कैसे जाए
और कैसे पैसे से पैसा बनाया जाए, ये भी जानने की कोशिश होगी। तो ठीक है, बचपन में देखे जो सपने होते हैं उनको पंख लगाने वाले जो लोग होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो उन्हीं में से आज हमारे गेस्ट हैं जो दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में कंसल्टेंट का काम करते हैं, और उनकी जो कंपनी है उसका नाम है न्यू हाइट रियल एस्टेट। उसके सीईओ हैं विनय शाह जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। पहले तो दोनों भाइयों को जय श्री राम, प्रणाम, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। तो बस महाकाल का आशीर्वाद है, माता रानी की कृपा है, तो काम चल पड़ा है। और एक छोटा सा करेक्शन बताऊंगा मैं। अक्सर ये होता है जब तक कोई रिसर्च करता है तब तक के हमारे स्टैट्स बदल जाता है, हमारा डेटा बदल जाता है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, तो प्रोग्रेसिव चीज है। तो जैसे आपने कहा कि न्यू हाइट्स रियल एस्टेट अब न्यू हाइट्स ग्रुप हो गया है। अच्छा, बहुत बधाई हो आपको इसकी। और न्यू हाइट्स रियल एस्टेट ही नहीं है, हमारे पास में अब न्यू हाइट्स फाइनेंशियल ब्रोकर भी हो गया हमारा, जो मॉर्गेज हम प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद में हमने नए डिपार्टमेंट्स और नई कंपनीज और स्टार्ट करी है। रेंटल और रिसेल की भी सुविधा हम क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद में हम लोग गोल्डन वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट्स को। और उसके बाद में किसी को घर लेता है कोई, तो ऑब्वियसली उसको क्या करना पड़ेगा, या तो घर रेंट पे लगाएगा, या तो घर बेच देगा, या तो खुद रहेगा तो लोन ले लेगा। रेंट पे लगाएगा तो कोई तो चाहिए जो रेंट पे लगा दे, कर देंगे। कोई अगर बोलता है प्रॉफिट पे एग्जिट करना है तो वो भी करवा देंगे, रीसेल कर देंगे। अब कोई रहेगा तो इसमें एक और चीज़ है, लोन तो दिला दिया, इंटीरियर भी तो चाहिए ना, वो भी करवा देंगे। और वास्तु की अगर बात करें, जैसे मैं बहुत बिलीव करता हूँ वास्तु में, तो वास्तु का भी हमने सिस्टम रखा हुआ है सारा। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं हम लोग, और इन सबको मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, बिना मार्केटिंग के कुछ नहीं होता। ये तो फैक्ट है। तो हमने एक मार्केटिंग मैनेजमेंट की कंपनी भी डाली है, तो न्यू हाइट्स फाइनेंशियल ब्रोकर, न्यू हाइट्स रियल एस्टेट, न्यू हाइट्स मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये कंपनीज़ है। और छोटा सा ख्वाब और है कि न्यू हाइट्स डेवलपमेंट लेकर आए। अरे वाह, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा ख्वाब है। मैंने इसलिए कहा ना कि ये पूरी दुनिया के लिए, देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के यंग जनरेशन के लिए मिसाल बनने वाला है। अच्छा, एक जो आपने बताया इंट्रोडक्शन में, मैं छोटे से लाइन में बता देता हूँ। जब 8 साल पहले मैं दुबई गया, मेरे पास खाना खाने पैसे नहीं थे। अच्छा, जाने के लिए पैसे नहीं थे। बाइक बेच के गया, बाइक होती थी तो वो बेच के गया। 50 लाख का कर्जा था सर पे, पिताजी की तबीयत ख़राब थी, सब कुछ था। तो मैं वैष्णो देवी जब गया, मैं शादी के बाद में, तो माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि 15 दिन में मैं दुबई। अच्छा। और रियल एस्टेट कभी नहीं बेचा, कुछ नहीं किया, और रियल एस्टेट में ज्वाइन किया कंपनी में, और अच्छा लगा, मज़ा आया, काम स्टार्ट हुआ। मतलब पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कैसे होगा, क्या होगा। और वहाँ से देखिए, अब वहाँ पे जो था ना, मेरे पास में खाना खाने पैसे नहीं थे, 10-10 किलोमीटर पैदल चल रहा था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब मेरे को दुबई बुला लिया गया तो वीज़ा और टिकट करनी थी, पैसे नहीं थे, तो मैंने बाइक बेची अपनी। उधार इतना मांग चुके थे लोगों से कि वो जब देखते थे उधार वापस मांगते थे। तो वैसे लोगों से भागना पड़ता था। नहीं, भागे कभी नहीं, क्योंकि भाग के जाओगे किधर? भाग के जाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। बिल्कुल। आज भी याद है डेट, सुबह 7 बजे 24 फरवरी 2018 में मैं दुबई की धरती पर मैंने पैर रखा था। और वो पैर जो रखा है, वो पैर अब जम गया है। और आज मेरे पास में 250 से 300 लोग काम कर रहे हैं। मल्टीपल कंपनीज है। न्यू हाइट्स रियल एस्टेट को बढ़ा करके हमने न्यू हाइट्स ग्रुप बना दिया है, और ये सब कुछ हम कर रहे हैं क्लाइंट को सर्विस देने के लिए। तो चलिए अब सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए। बहुत अच्छा लगा, आपके संघर्ष की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। विनय जी, पहले सबसे मुझे पहले ये बताइए कि दुबई के बारे में जो कहा जाता है, रियल एस्टेट का मार्केट इतना बूम कर रहा है, मुझे आप कोई 5 सॉलिड डिफरेंट बातें बताएंगे, रीज़न बताएंगे कि दुनिया किसी भी कोने में रहने वाला आदमी आखिर अपनी गाढ़ी कमाई क्यों लगा दे वहाँ ले जाकर के? उसका मैं आपको बताऊँ 5 सॉलिड रीज़न जो आप पूछ रहे हो मेरे से, मैं कुछ अलग नहीं बता सकता, क्योंकि जो फैक्ट एंड फिगर्स है वो है। आप खुद भी 5 रीज़न बता सकते हो दुबई में क्यों इन्वेस्ट करना है। आज के टाइम में इतना कॉमन है, तो हमारे रीज़न पे भरोसा नहीं करेगा ना, आप काम कर रहे हैं। नहीं, देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, आज के टाइम में जितने इन्फ्लुएंसर्स है, सेलिब्रिटीज़ है, वो भी रियल एस्टेट में आ गए। हर बंदा जो जिसके पास ऑडियंस है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है अपनी ऑडियंस का। तो ये बहुत कॉमन फैक्टर्स है, जैसे कि टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री पूरी तरीके से नहीं है, मैं आपको बता दूं। टैक्सेशन दुबई में है, वही मैं कह रहा हूँ, जो झोल है ना बीच का, झोल है नहीं, झोल समझा दो आप। तो क्या होता है, लोग बोलते हैं, लेकिन बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है टैक्स फ्री। देखो वैट है 5%,
जो अल्टीमेटली एंड यूज़र को देना है। कोई भी चीज़ लेता है वैट 5% देना होता है। हाँ, प्रॉपर्टी में नहीं है। कमर्शियल प्रॉपर्टी आप खरीदोगे या रेंट लोगे उसका, उस पर आपको 5% वैट लगेगा, बाकी रेसिडेंशियल में आपको नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ा फैक्ट है जो लोगों को नहीं पता है। कमर्शियल आज दुबई रियल एस्टेट मार्केट में बहुत घूम रहा है, एक अलग सब्जेक्ट है, हम लोग इस पे भी आएंगे। उसके बाद में आपका अगर मैं बात करूँ ग्रोथ की, ग्रोथ बहुत अच्छी है। ग्रोथ ऐसे अच्छी है क्योंकि आप देखो डेवलपमेंट हो रहा है, वर्ल्ड से जितने लोग हैं सब आ रहे हैं। और ग्रोथ का सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। लोगों को लगता है कि दुबई रियल एस्टेट मार्केट या दुबई का मार्केट ऑयल एंड गैस पे चलता है। समझना, पहले दुबई का मार्केट ऑयल एंड गैस पे चलता है। ऑयल एंड गैस का कंट्रीब्यूशन लेस देन 1% है दुबई के मार्केट के अंदर। जीडीपी के अंदर आप चेक कर लो, ठीक है। अब 24 उठा लो, 25 उठा लो, जीडीपी 1% 2%, ठीक है। अब बात करते हैं टूरिज्म पे। आपको लगेगा कि टूरिज्म पे दुबई जिंदा है। रियल एस्टेट के पहले जो रियल एस्टेट है बूम आया हुआ है, उसके पहले टूरिज्म पे जिंदा था, बट बूम अभी भी तक आया नहीं है रियल एस्टेट में, बता दूं आपको। दुबई में बूम नहीं आया अभी, अभी कुछ भी नहीं आया, अभी स्टार्टिंग है। तो अच्छा, इस बात पे हम बहुत बड़ी चर्चा कर सकते हैं और इसके ऊपर मैं बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स दे सकता हूँ। तो अब बात करेंगे टूरिज्म की। जीडीपी में टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 5% 25 के अंदर। इंडिया के अंदर टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन 6 से 7% का है। तो हमारी इंडिया की टूरिज्म ज़्यादा, इंडस्ट्री ज़्यादा बड़ी हो गई। देश तो बड़ा ही है, टूरिज्म ज़्यादा है। अब बात करेंगे दूसरे इंडस्ट्रीज़ की, होलसेल एंड रिटेल की। वो आपको 24% का आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में। अब मुझे एक बात बताओ, जब ट्रेड इतना होगा तो क्यों देश ग्रो नहीं होगा, क्यों सिटी ग्रो नहीं होगी, क्यों कंट्री ग्रो नहीं होगा? समझना बात को। आपने रीजंस मांगे मेरे से इन्वेस्टमेंट करने के। मैंने वो नहीं बोला जो रटे रटाए शॉर्ट में 5, मैं 1 मिनट में उसका आंसर खत्म करता 30 सेकंड। बट मैं विस्तार में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज आप लोगों ने मेरे को इस मंच पे बुलाया है आपकी ऑडियंस को समझाने के लिए विस्तार में। तो विस्तार में समझाऊंगा। जिसको जो विस्तार में नहीं समझ सकता, जिसके पास पेशेंस नहीं है, उसके लिए ये पॉडकास्ट है भी नहीं। ठीक है। मैं क्लियर बताऊंगा क्योंकि मैं बहुत फैक्ट एंड फिगर वाला आदमी हूँ। मैं डेटा पे बात करूंगा और डिटेल में समझाऊंगा। मैं मेरे क्लाइंट को भी बोलता हूँ, आप में पेशेंस नहीं है तो भाई मेरे से डील मत करो, समझो पहले। तो अब उसके अलावा इंश्योरेंस और फाइनेंस की इंडस्ट्री 12.5% है, ठीक है। तो ये दूसरी इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन है। कंस्ट्रक्शन का कंट्रीब्यूशन आ गया 6% का। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज के कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, रियल एस्टेट का जो आप बोल रहे हो क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या बूम है क्या नहीं है, मार्केट हाई है बबल है, यही सब सवाल है। दुबई के का छोड़ो, आप इंडिया का बताओ। 24 में इंडिया का रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन था लगभग 8%। अभी पता है कितना है इंडिया में? 13%, 13%, 6% से 6% से 5% से बड़ा है ये, 7% से बड़ा है, राइट? बड़ा है। तो इतना जब यहाँ का रियल एस्टेट ग्रो कर गया और दुबई का आप कंपेयर करो, दुबई में 24 के अंदर 7% था, अभी 8% है। मतलब जो लोगों को लग रहा है कि दुबई रियल एस्टेट पे ही चल रहा है, पहले ऑयल एंड गैस लगता था, फिर उसके बाद लगा कि यार नहीं, ऑयल एंड गैस का तो मिथ है, वो ब्रेक किया जैसे तैसे, तो उसके बाद में इकॉनमी और बूस्ट हो गई। ठीक है। टूरिज्म का लगा कि यार टूरिज्म का वो मिथ ब्रेक किया, तो अब रियल एस्टेट का लग रहा है। क्यों लग रहा है रियल एस्टेट का? क्योंकि रियल एस्टेट के वीडियोस बहुत पॉपुलर हो रहे, प्रॉपर्टीज बहुत बन रही है। डेवलपर्स ने वहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ करी हुई है, बिल्डर्स ने और रियल एस्टेट कंपनीज ने, वीडियो बनाओ डालो, वीडियो बनाओ डालो, वीडियो बनाओ डालो। और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मैंने भी करी है। ठीक है। मैं भी उन लोगों में से आता हूँ जो शुरू के 4-5 लोग थे दुबई रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, जो वीडियो बनाते थे और लोग हम पे हंसते थे और हमको टिकटॉकर यूट्यूबर बोलते थे। और आज हमने उन्हीं सोशल मीडिया से कंपनीज खड़ी कर दी और 250 से 300 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और रोजगार नहीं दे रहे, मिलेनियर्स बना रहे। मेरे वहाँ पे लोग 22-22, 25-25 साल के बच्चे लग्जरी कार्स में घूम रहे हैं, मर्सिडीज, BMW, जैगवार के अंदर, और दुबई में प्रॉपर्टी खरीद के बैठे हैं। और छोड़ो साल भर की बात, कुछ लोग 6 महीने में, 3 महीने में 2.5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। विनय जी, ये जो आप बता रहे हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत ग्लिटरिंग है चीज़ें कि 6 महीने में, साल भर में सब लैम्बोर्गिनी और BMW और मैसराती में घूम रहे हैं।
लेकिन क्या ये सच्चाई यही है जो आप बता रहे हैं? इतना आसान है चीजों को पैसा कमा लेना, 6 महीने में मिलियनर बन जाना, बिलियनर बन जाना, ये सब फैक्ट चीजें? है, फैक्ट है। नए नए बच्चे आए, हाँ। भूख होना चाहिए, कर रहे हैं हम लोग, उनको सपोर्ट करते हैं, क्लाइंट मिलते हैं, क्लाइंट मेरे ट्रस्ट पे आते, क्लाइंट आगे प्रॉपर्टी देखते हैं और जो है उनको कमीशन जाती है 50%, तो वो लोग बन रहे हैं अमीर। बहुत आसान भाषा में अगर आपसे जानना चाहें कि कोई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर किसी ने ली और कोई दिलवा रहा है तो उसको क्या मिलता होगा उसमें? देखो वो उसमें depend लैम्बोर्गिनी करता है। लेके घूम रहा है, हाँ, अगर लैम्बोर्गिनी लेके घूम रहा है, बच्चे यहाँ भी मैंने बहुत देखे हैं, 20 साल 22 साल 25 साल के लड़के यहाँ भी कर रहे हैं कोशिश, तो वहाँ लैम्बोर्गिनी मिल रही है, यहाँ तो i10 भी ना मिले। क्यों? देखो वहाँ पे जो है प्राइजेस आदि है, जो भी गाड़ी लेते हो आप, क्योंकि यहाँ पे अपने वहाँ पे ना बहुत सारे टैक्सेस लग जाते हैं, नहीं नहीं, नहीं, मैं वो गाड़ी तो की तो मैं बात ही समझ नहीं गया, कर रहा, वो तो मैं कह रहा मैंने- हूँ क्या मिलता है उनको, कमीशन मिलता है ना। कितना मिल जाता होगा? 2 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर कोई अगर बिचवा दे, देखो 2%, 3% और फिर उसके बाद में अलग अलग प्रॉपर्टी का अलग अलग कमीशन स्लैब होता है। अभी मैं नहीं चाहता इस पर डिस्कस करना, लोग क्या करते हैं कि फिर वो अब गिद्ध की तरह नज़र गाड़ लेते हैं हमारे पैसों पे, हमारी मेहनत नहीं देखते कि मैं जब कुछ नहीं था भाई, मैं तब 12 घंटे मेहनत करता, जब मैं थोड़ा कुछ हुआ मुझे लगा कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं 16 घंटे काम करने लगा, और अब मैं बहुत कुछ हूँ तो मैं 20 घंटे काम करता, तो वो मेहनत नहीं देखती। कॉस्ट की अगर मैं बात बताऊँ, सॉरी आपकी बात रोक रहा हूँ, मैं मार्केटिंग कॉस्ट की बात बताता हूँ मैं आपको, मेरा महीने का 1-1.5 करोड़ का मार्केटिंग का कॉस्ट है। हाँ, होगा, बिल्कुल होगा। आज अगर हम इतना मार्केटिंग कॉस्ट लगा रहे हैं तो उसके लिए पैसा भी चाहिए ना। नहीं विनय भाई, ये तो मैं बिलीव करता हूँ कि लोग जो है ना किसी की मेहनत नहीं देखते, सिर्फ पैसा देखते हैं। हाँ, अगर आज शाहरुख खान है तो उसकी मेहनत देखो, वो कहता है कि पूरी रात मैं जागता हूँ। अगर अक्षय कुमार है तो उसकी मेहनत देखो, सुबह 4 बजे जगता है, आप नहीं जग सकते, तो उसका पैसा मत देखो, उसकी मेहनत देखो। ये तो नहीं, मैं भी लेकिन ये ह्यूमन नेचर है, लोग पैसा देखते हैं, मेहनत नहीं देखते। हाँ, वो बहुत सिंपल और आसान शब्दों में बोलते तो एक प्रॉपर्टी तो दिला रहे हो, इतना पैसा कमा रहे हो, अरे भाई उसके पीछे कितनी मेहनत है, क्या पता आपको जिस बंदे से आप प्रॉपर्टी खरीदते हो 6 महीने में उसकी कोई डील नहीं हुई है, उसकी अगर कोई डील नहीं हुई है तो उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है भी ना। नहीं है, बिल्कुल सही आप बात है। देखो दुबई की अमीरी सबने देखी, दुबई की गरीबी कोई मतलब कोई नहीं बात करता उसकी। मैं दुबई की गरीबी की बात हमेशा करता हूँ, क्यों करता हूँ भाई? देखो शोले का सिक्का नहीं है ये कि जिधर से भी उछालोगे अमीरी दिखेगी। बिल्कुल। आप सिक्के के दूसरे तरफ जाके देखो कितनी गरीबी है। आज भी लोग 20-20 साल से 22-22 साल से बेड स्पेस में रह रहे हैं और अपनी फैमिली को बुला नहीं पा रहे, और आज भी लोग 4,000-5,000 दिरहम की जॉब कर रहे हैं और 10-10 साल से रह रहे हैं। तो ये भी है। अब देखो कहीं ना कहीं उनका भी माइंडसेट है कि भाई मेरे को उससे निकलना नहीं, कंफर्ट जोन में बैठे कहीं ना कहीं जो भी है, लेकिन गरीबी तो है। आज बंदा स्ट्रगल करता है तो कोई सपोर्ट नहीं करता, रिश्ते फेक होते हैं दुबई में, हाँ, रिश्ते तो दोस्ती रिलेशन सब मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर फेक होते हैं, नॉट 100% एक ज़्यादातर। जो रील है ना बहुत वायरल होती है कि वहाँ टैक्स नहीं लगता, उसको लेके बहुत बवाल भी होता है। बिना टैक्स के दुबई सरवाइव कैसे करता है? नहीं। और क्योंकि हम हिंदुस्तानी तो बोझ, जो मिडिल क्लास है वो टैक्स के बोझ से दबा हुआ है। टैक्सेशन देखो बताता हूँ मैं आपको, दुबई में वैट का 5% बताया, कॉर्पोरेट टैक्स अभी चालू किया 9%, उसके अलावा कोई टैक्स नहीं है। बट ठीक है, अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम है। नहीं, सरवाइव कैसे करते होंगे लोग? मतलब सरकार कैसे सरवाइव करती है? इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे दे पाती है फिर? देखो फिर अभी वहाँ पे आप जाते हो तो बिजनेस लाइसेंस आपको हर साल रिन्यू करना पड़ता है, वीज़ा रिन्यूअल होते हैं हर 2 साल में, उसके बाद में फिर अपने फाइन्स होते हैं, फिर सरकार की बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से पैसा बन रहा होता है, हर जगह कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है, तो कंट्रीब्यूशन आता है तभी काम होता है। लेकिन उस चीज़ का देखो आप कि कितना सही इस्तेमाल हो रहे, उपयोग कर रहे, कि हर वो चीज़ कर रहे हैं वो जिससे दुनिया में नंबर 1 ना सिर्फ बने जाए बल्कि नंबर 1 पे बने रहे। एक दुबई की जब बात आती है तो विनय जी, एक गोल्डन वीज़ा आजकल बहुत चलता है, खूब सोशल मीडिया पे है, गोल्डन वीज़ा ले लो, ये करो वो करो। तो ये क्या है गोल्डन वीज़ा? और हर इंसान जो वहाँ का धंधा कर रहा है वो उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करता है गोल्डन वीज़ा को, तो इसके बारे में बताएं, है क्या गोल्डन वीज़ा? गोल्डन वीज़ा बहुत बेसिक और आसान शब्दों में बताता हूँ। आप गोल्डन वीज़ा पहले तो क्या था, सिर्फ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको मिलता था कि आपने 4.5-5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी तो उसका जो डाउन पेमेंट है वो दिया आपने 24%, प्रॉपर्टी रजिस्टर कराई, उसके बाद आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा अप्लाई करके। बट डॉक्टर्स को मिल रहा है, कुछ डिप्लोमेट्स हैं उनको मिलता है, सेलिब्रिटीज़ को मिलता है, जो दुबई को प्रमोट करता है उनको मिलता है, इन्फ्लुएंसर्स को भी गोल्डन वीज़ा देना चालू किया है दुबई ने। और अभी तो ऐसा भी हुआ था बीच में कि 30,000 प्लस अगर सैलरी तो वो भी गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। अब गोल्डन वीज़ा का एडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो देखो आपका है ना 10 साल तक हेडेक फ्री हो जाता है रिन्यूअल और ये वो सब चीज़ का। तो
उसमें क्या हो गया, आपका गोल्डन वीज़ा आपने लिया 10 साल के लिए हेडेक फ्री। आपको दुबई में रहना है, नहीं रहना है, बाहर रहना है, कुछ भी करना है, कोई वो नहीं है। अगर आप नॉर्मल वीज़ा होता है आपका, तो हर 6 महीने में आपको दुबई में एक बार आना पड़ता है। हाँ। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़, दूसरे कोई भी वीज़ा में ना आप अपने स्पाउस को और अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हो, बट अपने पेरेंट्स को, सर्वेंट्स को आप नहीं कर सकते। गोल्डन वीज़ा में आप अपने पेरेंट्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हो, स्पाउस को भी कर सकते हो, और बच्चों को भी कर सकते हो, और अपने सर्वेंट को भी आप स्पॉन्सर कर सकते हो। प्लस गोल्डन वीज़ा के अभी कुछ नए रूल्स आए हैं जो चेंज हुए हैं, और उसमें यह है कि अगर आप किसी भी कंट्री में रहते हो, जाते हो, ट्रैवल करते हो, और आपका पासपोर्ट गुम जाता है या कुछ हो जाता है, तो विदिन 24 आवर्स आपको वहाँ से सेफली दुबई लेकर आ जाएगी। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मेरे को लगा। वो कैसे लेके जाएंगे? सिटीजनशिप तो देता नहीं यूएई, जितना मैं जानता हूँ किसी को, तो कैसे, किस आधार पर लेके आएंगे? नहीं, क्योंकि आपके पास गोल्डन वीज़ा है ना। तो गोल्डन वीज़ा के बिहाफ पर लेके आएंगे। मैंने खुद ने अभी गोल्डन वीज़ा लिया रिसेंटली। पहले मैंने नहीं लिया था जब तक कि मतलब ये रहता है कि यार आपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लिया, तो जब तक आपके पास वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट टैग हो जाता है, तो आपको अगर वो ट्रेड करना है वो प्रॉपर्टी को, तो आपको गोल्डन वीज़ा सरेंडर करना पड़ेगा या दूसरी प्रॉपर्टी पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मेरे पास है कुछ प्रॉपर्टीज़ है, 8, 10, 12 कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो मैंने नहीं लिया था। बट अभी मैंने रिसेंटली अपना ऑफिस खरीदा है, तो उस पर मैंने फिर ले लिया। मैंने बोला अब तो इसको ट्रेड करना तो है ही नहीं। कितना खर्च आता है? गोल्डन वीज़ा का खर्चा देखिए कुछ 12-15 हज़ार दिरहम के आसपास आता है एक व्यक्ति का। फिर आप जो मेन होता है उसका, उसके बाद जो जिसको भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है। और अगर हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहाँ मिलता है हमें गोल्डन वीज़ा? हाँ जी मिलता है। 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी आपको खरीदना पड़ेगी, जिसके अगेंस्ट आपको 24% पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। वो रेडी हो ऑफ प्लान, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो गोल्डन वीज़ा में एक चीज़ बताइए, काम करने की क्या कंडीशन है? जैसे आप वर्क परमिट पे जाते हैं, वर्क वीज़ा होता है, टूरिस्ट वीज़ा होता है, तो जिसके पास गोल्डन वीज़ा है वो क्या काम भी कर सकता है, बिजनेस करे, जॉब करे, क्या करे? मतलब मैं जानना चाहता हूँ। वीज़ा और लेबर कार्ड ये 2 अलग चीज़ है। ये बहुत अच्छा सवाल है जो मेरे से आज तक किसी ने भी नहीं पूछा। शायद इसीलिए आप इतने बड़े मंच पे बैठे हो और इतने लेवल में पहुंच गए हो। 20 साल से आप जर्नलिस्ट हैं भाई, इसलिए दिमाग में आती हैं ऐसी चीजें, सवाल। तो मेरे को तो डर लग रहा है भाई, ये जर्नलिस्ट लोग हैं, तो 20-40 साल का सॉरी एक्सपीरियंस है। नहीं ऐसा नहीं, डर नहीं कुछ। तो नहीं, अब मैं आपको बताता होता क्या है। ये बहुत गहरा सवाल है और इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है किसी भी व्यक्ति को जो भी दुबई जाता है। बिल्कुल, कि भैया मेरे पास वीजा है और मैं काम कर सकता हूँ। नहीं, आपके पास अगर वीजा है, उस वीजा का कैटेगरी क्या है? वर्क परमिट अलग हो गया आपका, वो लेबर कार्ड होता है आपका। अब अगर किसी, मेरे पास खुद के पास लोग हैं जो काम करते हैं, उनके पास अपने वीज़ा होते हैं, फैमिली के होते हैं, कई बार प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उन्होंने वीज़ा लिए हुए होते हैं, सब कुछ होता है। तो उस केस में हम लोग उनको लेबर कार्ड देते हैं। तो लेबर कार्ड वीज़ा रहने के लिए हो गया, काम करने के लिए लेबर कार्ड हो गया। वो एसेंशियल है लेना, हाँ, जो भी वहाँ काम कर रहा है। उसके बिना इलीगल हो गए ना तो। अच्छा, तो उसमें फिर आपको लेबर कार्ड मिलता है और आप, कंपनी और आप एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अच्छा, तो वो चीज़ है। वहाँ के रूल्स इतने टाइट है कि हर महीने WPS जाना चाहिए। WPS मतलब जो सैलरी होती है, ट्रांसफ़र होती है, वो ट्रांसफ़र होती है। सारी चीज़ें ऑनलाइन है और ट्रांसपेरेंसी है। तो मतलब दुबई में जो बंदा रहता है, जो बिज़नेस करता है या जॉब करता है, उसका ब्लैक और वाइट का कुछ सिस्टम नहीं है। सब वाइट, मतलब सब वाइट ही होता है। क्योंकि अभी देखो, हम रियल एस्टेट के अंदर काम करते हैं, हमारा सारा या जो भी सिस्टम में दुबई में कोई कहीं भी काम कर रहा है, पेमेंट पूरी उसकी जो आ रही है अकाउंट में आ रही है सब कुछ। अच्छा, वो वहाँ पे सिस्टम वैसा नहीं है। और फिर जो पे आउट होता है वो भी अकाउंट से होता है सारा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत टाइम बाद, जैसे कभी कभार आपने दोस्ती यारी में किसी को कैश में दे दिया या ट्रस्ट पे दे दिया, और अगले बंदे ने क्लेम कर दिया वहाँ पे कि भैया मेरे को सैलरी नहीं मिली या मेरे को मेरा इंसेंटिव नहीं मिला, तो क्या करोगे? आपको फिर देना पड़ेगा ना। उस पर क्या हो जाएगा? सपोज अगर ऐसा हो गया तो देना पड़ेगा ना, और क्या, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे लेबर लॉ इतना स्ट्रांग है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, अगर ऐसा कर दिया आपने और किसी ने कंप्लेन कर दी तो क्या हो सकता है? देखो, दुबई के रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रांग है। एग्जैक्टली। और लेबर लॉ इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि अब देखो, समझो आप कोई कंपनी काम कर रही है, उसके एम्प्लॉयज़ है, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ पे लेबर में आप कंप्लेंट रेस कर सकते हो, कोई भी पार्टी रेस कर सकती है, और वो अनबायस्ड है। वहाँ पे कोई टेबल के नीचे वाला सिस्टम नहीं चलता और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ओवर द फोन सॉल्व हो जाता है।
तो लेबर जो है जिसने कंप्लेन करी है, लेबर के अंदर उससे बात करती है पहले, फिर लेबर जो है फिर उधर बात करती है जिसके ऊपर कंप्लेन हुई है, फिर दोनों से एक बार फाइनल डिस्कशन होता है और फिर बात की जाती है भैया आपको क्या करना है, अगर नहीं सॉल्व करना है तो फिर इसके बाद कोर्ट, अच्छा, फिर कोर्ट जाओ। होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, आगे पीछे ऊपर नीचे होती है। तो लेबर लॉ की वजह से आज दुबई में एम्प्लॉयर सेफ और सिक्योर है। विनय जी, एक चीज़ और मैंने सुनी है, दुबई में आप कह रहे हैं कि बहुत सब बराबर है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जो अमीराती है वहाँ का, वो भेदभाव करता है इंडियंस के साथ में, वहाँ सेकंड ग्रेड सिटीजन है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा मुझे आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ? नहीं, आपको नहीं हुआ, आप बड़े आदमी शायद ना हुआ हो, लेकिन अरे मैं दुबई छोटा में भी तो था पहले तो छोटे ही थे ना। दुबई में जब गया मैं, तो ये मुझे बहुत लोग मिले, मैं बात करता रहता हूँ, मेरा नेचर है बात करने का, तो कहते हैं कि वो बड़ा सुप्रीम समझते हैं अपने आप को और नहीं। ऐसा कुछ होता है। मैं They are इसलिए the पूछ रहा हूँ क्या most पूरा है? humble people in the world। बताता हूँ क्यों। क्योंकि वो लोग वेलकम करते हैं और वो लोग बहुत पोलाइट है। अगर आप रोड पे जा रहे होगे और अगर वहाँ के शेख भी गाड़ी पे आ रहे होगे तो वो अपनी गाड़ी रोक देंगे कि आप पहले जाइए। अच्छा। दे आर वेरी हम्बल एंड वेरी पोलाइट एंड वेरी गुड पीपल। और देखो हमारा तो इंटरेक्शन होता है, हमारे एम्प्लॉयज़ भी है जो इमराती है, तो इसमें एक रूल और आता है, आपके 20 अगर एम्प्लॉयज़ है तो दुबई का लेबर लॉ क्या बोलता है, एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, अगर आपका ये सवाल का जवाब मिल गया तो लेबर लॉ क्या बोलता है दुबई का कि भैया आप मोनोपॉली नहीं कर सकते हो कि एक ही सिटीजन को आपने डाल दिया, एक ही कंट्री से लोगों को अपनी कंपनी, नहीं, आपको 5 नेशनलिटी 6 नेशनलिटी चाहिए और हर 20वां आदमी, आप जब 19 हो गए तो 20वां आपको फिर एक लोकल हायर करना पड़ेगा इमराती, और अगर 50 हो गए तो फिर आपको 49 हो गए तो दूसरा हायर करना पड़ेगा। तो मतलब 2% तक के का है कोटा कि आपको 2% आपको इमराती को हायर करना पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ेगा, देखो उन्होंने क्यों करी है ये पॉलिसी, ताकि वो लोग को भी एक्सपोजर मिले। हमारा देशियों का क्या है कि हम लोग तो मतलब दूसरी कोई लैंग्वेज सीखने में या दूसरा उसमें पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि दुबई में चलती हिंदी है तो अब उनको हिंदी सीखना पड़ती है, हमको अरबी नहीं सीखना पड़ती है, बात ये है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मैंने बताया ना आपको, वहाँ पे चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी हो बंदा इमराती, दे वेरी पोलाइट, हम्बल एंड वेरी गुड। इमराती लेकिन काम करना चाहते हैं? करते हैं। देखो डिपेंड करता है ना, ये इसमें फिर सवाल ये नहीं आता इमराती है, इंडियन है या और कोई नेशनलिटी का है, सवाल इंडिविजुअल पे आता है, क्या उसको काम करना है। वो कई लोग इतने हार्ड वर्किंग है। ये इसलिए सवाल अभिषेक का इसलिए था कि जिसका पेट भरा होता है ना नहीं, आपको किसने बोला कि नहीं, आपको किसने बोला कि ये सबसे बड़ा मिथ है कि सारे लोकल वहाँ पे अमीर है? नहीं, अमीर नहीं है, लेकिन विनय भाई उनकी बेसिक्स नेसेसिटी जो है वो गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी बहुत बड़ी है वहाँ पर। मुझे एक बात बताओ, शादी होती है तो सरकार देती कि ये ले लो तुम फ्री में, मगर ज़मीन ले लो, मकान बना लो, लोन फ्री का ले लो, बना लो, बिजली का बिल मत दो, मतलब सरकार ठीक है, पेट्रोल फ्री ले लो, डीजल फ्री ले लो, तो ये दे रही है ना। हमारे यहाँ तो एक छोटी छोटी चीज़ के लिए आदमी को संघर्ष करना पड़ता है। आपकी गलतफहमी में दूर कर दूं, सॉरी, आप 40 साल का आप दोनों का एक्सपीरियंस है, बट ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है या जो भी आप बोलोगे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो दुबई में वो अपने लोगों को दे रहे हैं और इंडिया में हमारी मोदी सरकार हो या कांग्रेस पार्टी हो अपने लोगों को नहीं दे रही है। नहीं, पेट्रोल डीजल नहीं दे रही है, पहली चीज़ तो मैं पेट्रोल डीजल तो वहाँ किसने बोला आपको लोकल को फ्री है? नहीं है। नहीं, मुझे तो बताया किसी ने, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं है, मैं नहीं जानता। एडवांटेज एज सच ये इतना नहीं है। हाँ ठीक है, शादी होती है, जमीन वमीन देते हैं, सरकार देती है, घर बनाने लोन देते हैं, लेकिन फ्री में नहीं देते, उसका एक परसेंटेज होता है, लेकिन शायद कम होता है या जो भी है। नहीं, वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और आप जब तक देना चाहें। इस्लामिक लोन भी है ना उसमें। हाँ, इस्लामिक लोन भी है तो ब्याज नहीं लोन आता है, प्रॉफिट, हाँ, वो अलग चीज़ है। उसके बाद में फिर आपकी अगर मैं बात करूँ, ये क्यों निकाला रूल कि भैया लोग काम पे लगे, काम करे, आगे बढ़े। अब हमारे वहाँ क्या चल रहा है, मुझे एक बात बताओ, अपने वहाँ लेबर क्लास का क्या स्टेटस है? हमारे यहाँ सरकार खाना खिला रही है उनको, 80 करोड़ लोगों को 522 रुपए देती है दिन का। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, वो तो 10% पॉपुलेशन है पूरी टोटल, ठीक है, वहाँ की यूएई की या दुबई की, उनको वो लोग मैनेज कर रहे हैं, उसमें ये मैटर है, ये तो हम भी समझते हैं इसको। अब बात को समझो, वो उनको एडिशनल इतना कुछ नहीं दे रहे जितना लग रहा है। ये तो हम दोनों हमारे वहाँ देखो, हमारे वहाँ
आयुष्मान कार्ड बना दिए, मेडिकल फ्री हो गया। उसके बाद में घर बना दिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, 2.5 लाख में घर मिल रहे हैं या जो भी है, तो 2.5 लाख कोई कॉस्ट नहीं होती आज की तारीख में। आबादी के हिसाब से तो बहुत हो रहा है, ये हम लोग मानते हैं इस चीज। फिर उसके बाद में आप समझो ना, हमें वो कंप्लीट तो करने, तो आपका सवाल था, आप पे उल्टा पड़ गया। तो उसके बाद नहीं, मैं जवाब दूंगा, मेरे पास उसके बाद में गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको राशन पानी मिल रहा है, गेहूँ 1 रुपये, चावल 2 रुपये किलो। फिर उसके बाद में पैसे भी आ जा रहे हैं अकाउंट में, ठीक है, महीने के पता नहीं कितने आते, लेकिन आते थोड़े बहुत आते हैं, 5,000 6,000 आते हैं, हाँ। किसानों को भी दिए तो जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब खाने को मिल रहा है, दवाई मिल रही है, स्कूल फ्री है, सरकारी स्कूल है। लंबी बहस का टॉपिक है, मैं फिर- बता रहा हूँ, नहीं, बहुत इसमें लंबा मैं- जाएगा ये। मुझे एक बात बताओ, बहुत इसके लंबा अंदर चला जाएगा ये। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें मुझे एक बात बताओ, दुबई क्या अलग कर रहा है अपने मैं बता लोकल रहा हूँ लोगों विनय, के एक लिए? लाइन में आपका जवाब सुन लो, दूंगा। आपको समझ में आ सिर्फ जाएगा। एक लाइन में, हाँ, वहां पर सरकार मध्यम वर्ग को मार करके, उनका गला दबा करके टैक्स लेके नहीं दे रही किसी को फ्री में। यही तो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए तो तो दुबई ये पसंद है। इस देश में अगर ये कर रहे हैं, तो दुबई और इंडिया का फर्क यही है कि हम ये 2 रुपए भी कमाएंगे तो सरकार हमसे ले लेगी, हम बेरोजगार रहेंगे तो सरकार हमको फूटी कौड़ी नहीं देगी, क्योंकि हम मिडिल क्लास में है। बेसिक फर्क ये है दोनों का। यही तो बात है, और अमीर आदमी टैक्स दे नहीं रहा। अमीर आदमी क्यों देगा? मध्यम वर्ग मर रहा है इस देश में, यही मेरे सवाल का तो वजह ही है। मुझे एक बात बताओ, जो लोग हैं जो बड़ा कुछ करना चाहते हैं, वो क्यों देश छोड़ के जा रहे हैं? आज आप सोचो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दुबई में ज्यादा कि इंडिया में? लैंड पार्सल इंडिया में ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, पॉपुलेशन इंडिया कस्टमर में ज्यादा ज्यादा है। है, सब कुछ है यहाँ पर। यूएई की पॉपुलेशन पूरी टोटल बताता हूँ मैं आपको, 11 पॉइंट 10-11 लाख है। नहीं, अभी 11.36 मिलियन है। 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, सॉरी, हाँ 1 करोड़, 10 लाख 15 लाख ऐसा कुछ है। हाँ ऐसे मान लो। ठीक है, अभी पिछले साल थी 10 मिलियन पॉइंट 4 या 10.5, तो 1 करोड़ के आसपास थी। थे, हाँ। आज अगर मैं मुंबई की पॉपुलेशन की बात करूं, तो मुंबई की ऑफिशियल पॉपुलेशन 2.5 से 3 करोड़ की है। दिल्ली की ले ली 4 करोड़ है। 4 करोड़ ऑफिशियल की बात हो रही है हमारी। 4 करोड़ ठीक है? ऑफिशियल दिल्ली में। अब उसके बाद में आप देखो, ये 2 मुख्य शहर ऐसे हैं जहां पे मुझे लगता है ज्यादातर लोग बाहर से आए हुए, मेरे को तो लोकल लोग मिलते नहीं आके। कॉस्मोपॉलिटन। तो इसमें क्या होता है सर, कि आप देखो पॉपुलेशन जहाँ 2.5-3 करोड़ है, तो अपन डबल कर लो उसको, आप समझ रहे हो। लेकिन उधर क्या हो रहा है, उधर पॉपुलेशन क्यों तेजी से ग्रो कर रही है? क्योंकि फंडामेंटल्स क्लियर है। आज मेरे को धंधा करना है, मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है, उल्टा सपोर्ट करने वाला है। मेरे को नई कंपनी खोलनी है, मेरा लाइसेंस आ जाता है 24 घंटे में, 48 घंटे में। मेरे को कुछ भी काम करना है, आपको ऑफिस नहीं करना पड़ता ना, कुछ नहीं करना, ऑनलाइन है सब। आपको टेबल के नीचे नहीं देना पड़ता ना, सब ऑनलाइन है, कुछ भी नहीं यहाँ करना सब है। यार, मैं तो इसी यहाँ देश से सब निकला है हूं ना, तो अब मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, यहाँ सब है और सब चल रहा है, कुछ चलेगा नहीं भी, रुक रहा। चलेगा भी। अब बात पता है क्या आती है सर, जो सिंपल आदमी है ना, जो छोटा आदमी है, मेरे जैसा, आपके जैसा नॉर्मल आदमी, मैं कोई बहुत, देखो दुबई में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने रोल्स रॉयस रख ली, विला रख ली है, ये कर लिया, वो कर लिया। मेरे को लगता है कि मैं आज भी गरीब हूँ दुबई के हिसाब से, लेकिन बताइए। लेकिन दुबई के हिसाब से देखो ना, आप आदमी ऊपर वाले को देखता है। अब इस तरह तो दुनिया में बहुत लोग हैं, कल को अंबानी कहने लगे मैं गरीब हूँ एलन मस्क के सामने, तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। नहीं देखो, वहां पे क्या है ना, सिस्टम अलग है, इजी कर दिया है चीजों को। हमारे वहाँ वही चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दिया है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड। और इसी वजह से ग्रोथ नहीं हो पा रही है। आज मेरे को एक बात हो, नया बच्चा जो 22-25 साल का है, क्या कर रहा है इंडिया में? कुछ नहीं कर रहा है, सोशल मीडिया पर रील देख रहा है। और वहीं पे 22-25 साल का आदमी, बच्चा इसी इंडिया में भी कर रहा है, जो सारे नहीं रील है। जो रील देख रहा है ना, कोई रील बना भी रहा है, हाँ, जो रील बना रहा है ना, हाँ। वो करोड़ों कमा रहा है। बिल्कुल। और जो ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहा है ना, दुबई क्या ऑर्गेनाइज है। आज मैं ब्रोकर हूँ, मैं, लोग बोलते दलाल है ना, आपने सुना दलाल को गाली माना गया है हाँ, इंडिया के बिल्कुल अंदर। मानते हैं। मैं एक मुहिम लेके चल रहा हूँ कि भैया अगर मैं दलाल हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मेरे को लगता था ऐसा कि भाई दलाल, नो 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 नो, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, ब्रोकर नहीं हो, एजेंट नहीं हो, आई एम प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, एडवाइजर और पोर्टफोलियो मैनेजर। कुछ नहीं है भाई, साफ सुथरी भाषा के अंदर आप दलाल हो, मान लो। जितना जल्दी मान लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। हाँ। आप कर रहे हो एक ऐसा काम कर रहे हो, रोटी कपड़ा मकान 3 चीज होती है जिंदगी में, ठीक है। आप किसी को छत दिला रहे हो, इससे अच्छा काम नहीं हो सकता। और जब इतना अच्छा काम कर रहे हो तो प्राउड क्यों नहीं है आपको? उसके लिए विनय भाई मैं थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा आपको। प्राउड इसलिए नहीं है कि सब आपकी तरह ईमानदार नहीं है। बहुत दलाल शब्द गाली बना क्यों?
पैसे ले लिए, खा लिए, यहाँ लगा लिए, वहाँ लगा लिए, लोग घूम रहे हैं, मकान मिल नहीं मुंबई रहा। में तो दलाल स्ट्रीट मुंबई बनाया गया था। नहीं, दलाल तो सरनेम भी होता जाटों का है, खैर। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, नोएडा में है, दिल्ली में पैसे ले लिए, बिल्डर लेके पैसे भाग गया। अब वो आदमी बेचारा जिसने गाड़ी कमाई जीवन भर की लगाई, वो रो रहा है, तो इसलिए गाली बनी है। अगर ईमानदार होते तो ये शब्द खराब नहीं देखो होता। मैं आपको एक बात, इसका है ना, आपको समझना पड़ेगा, रियल एस्टेट एजेंट जो ब्रोकर होता है ना, मैं एक मुहिम लेके चल रहा हूँ कि मुझे इसको एज अ करियर बनाना है। और देश में जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उन सबको मेरा ये दिल से दरखास्त है कि एक सब्जेक्ट बनाओ कंसल्टेंसी का, रियल एस्टेट कंसल्टेंसी, ब्रोकरेज का। होना भी चाहिए। बहुत और अच्छी बात है। बहुत बड़ा करियर है। कोई भी बंदा, मैंने खुद ने MBA किया है, बहुत अच्छी कॉलेज से किया है, सब कुछ है, बट पता है पंगा क्या है, किसी ने कभी लाइफ में नहीं सोचा कि रियल एस्टेट कैन बी अ करियर। ये आप रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, इस देश में हम बार बार चर्चा कर चुके हैं, अभिषेक, कई बार, कि जो मैंने 98 में पढ़ा 10th क्लास में, वही मेरा बच्चा 2007 में पढ़ रहा, 2018 में, 2025 में पढ़ रहा है। कोई स्किल्ड चीज़ है ही नहीं हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए। जो वही पढ़ाया ना। गया उसका क्या यूज है जीवन में? आपको पता है दुबई अभी एजुकेशन में 4 साल 5 साल के बच्चों को AI पढ़ा रहा है। हाँ बिल्कुल। हम आएंगे एजुकेशन पे। अब हम आपके काम पे थोड़ा आ जाते हाँ। हैं कि मुझे बताइए, कोई इंडिया का आदमी स्टेप बाय स्टेप समझाइएगा, दुबई में घर कैसे ले और उसमें आपकी कंपनी क्या मदद कर सकती है? किसी को भी कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदना है, उसका सिंपल तरीका, दुबई नहीं कहीं भी, सबसे पहले तो अपने आप की रिसर्च कंप्लीट करें कि आप चाहते क्या हो। क्योंकि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की बात नहीं होती है। रियल एस्टेट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हो गया, ROI हो गया, रेंटल रिटर्न हो गया। तो किसी को भी प्रॉपर्टी खरीदनी है ना, वो मैटर नहीं करता है दुबई में खरीद रहा है, इंडिया में खरीद रहा है, लंदन में खरीद रहा है, कहीं भी। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी कि मैं चाहता क्या हूँ। पहले समझना पड़ेगा भाई मैं पैसे लगा रहा हूँ, कितने मेरे पास पैसे हैं, मैं वो पैसों से क्या चाहता हूँ। मतलब मैं पैसे डबल करना चाहता हूँ, रेंट लेना चाहता हूँ, ऑफ प्लान में जाना चाहता हूँ, मैं खुद रहना चाहता हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है। जब वो क्लियर है, उसके बाद आपने प्रॉपर्टी नहीं सर्च करनी है, आपने सर्च करना है एक अच्छी कंपनी, अच्छे एजेंट्स। ठीक है। वो कैसे होगा, अब वही उसका पैरामीटर क्या है? अभी बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, इन्फ्लुएंसर्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, सब लोग रियल एस्टेट में आ गए, ऑडियंस उनके पास ऑलरेडी है, वीडियो बना के डाल दी, आज वो है रियल एस्टेट में दुबई में, कल वो शायद कोई और अच्छा हो जाएगा, जैसे सऊदी अभी आ रहा है, तो वो सऊदी चले जाएंगे, तो फिर आपका यहाँ कौन करेगा प्रॉपर्टी का देख रेख, ये समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़, वो कितनी वैल्यू ऐड करके दे सकते हैं आपको। एक्सपीरियंस जो है उनका इन्फ्लुएंसिंग के अंदर है, मूवीज़ के अंदर है, रियल एस्टेट में नहीं है। रियल एस्टेट में तो वीडियो बना के डाल दी। बिल्कुल। तो बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, जब वो मिलते हैं इन लोगों से तो मेरे पास आते हैं बाद में, मज़ा नहीं आया। सबसे पहले अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हो, दुबई की बात नहीं करता मैं, कहीं की भी बात करो आप, सबसे पहले जो भी प्रॉपर्टी देख रहे हो, पहले उसको अपने आप की स्टडी करनी पड़ेगी। भाई मैं चाहता क्या हूँ, मेरे पास पैसे कितने हैं और मेरे को उस पैसों में क्या मिल सकता है। और मैं, देखो, उसको समझना पड़ेगा उसको चाहिए क्या जीवन में। आपको हाथ के साथ रेंटल चाहिए, या आप उसको बेच के फिर प्रॉफिट निकालना चाहते हो, क्या चाहते हो, यूज क्या है आपका? यूज़ क्या है। अब बाकी देशों में तो क्या होता है कि आप अगर प्रॉपर्टी खरीदते हो उस पर टैक्स, बेचते हो उस पर टैक्स, रेंट आता है उस पर टैक्स। दुबई में कहीं भी कोई चीज़ में टैक्स नहीं है। कमर्शियल ले रहे हो बात अलग है, उसमें भी 5% का है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आपको क्लियर है, आप प्रॉपर्टी, लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी सर्च करने लग जाते हैं। प्रॉपर्टी सर्च करने के बजाय आपको सर्च करना है सबसे पहले अच्छी कंपनीज जो रियल एस्टेट एजेंट्स की है, जहाँ, और अच्छा एजेंट आपको चाहिए। अच्छा एजेंट आपको गाइड करेगा। आपको फॉर एग्जांपल कोई तकलीफ है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, अच्छा हॉस्पिटल ढूंढोगे, बिल्कुल, फिर अच्छा डॉक्टर ढूंढोगे, फिर वो इलाज करेगा। आपका कोई केस है तो लॉयर अच्छा ढूंढोगे। उसी टाइप से होता है कि आप कंसल्टेंट ढूंढो। दुबई में क्या है, ये चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, इंडिया में नहीं है जो दलाल वाली बात चल रही है। वही सवाल मेरा यहाँ पे एक छोटा सवाल आता है कि आपने कहा अच्छा ढूंढो। अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, दुबई का डी नहीं पता मुझे, मैं कैसे ढूंढूंगा अच्छा आदमी भाई? आज के तारीख में बताऊँ, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है। जैसे मैंने वहाँ से बताया, फंस भी जाते हैं ना लोग। फंसते, लेकिन मैं थोड़ी बोल रहा खरीदो, आप एक से नहीं 4 से डिस्कस करो ना। अब आपने सर्च किया, टॉप जो भी एजेंट्स है या जो भी फॉलो करने लगे, तो आपको जब 4 लोगों से आप मिलोगे, बात करोगे, तब आपको पता चलेगा कितने सही है, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहे। अभी जैसे मैंने बताया आपको, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए, सेलिब्रिटीज़ आ गए,
रियल इस्टेट के अंदर, दुबई रियल इस्टेट के मार्केट के अंदर अच्छा पैसा आज मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आज वो उसमें है। लेकिन आप उनका एक्सपीरियंस तो देखो, मेरे पास कितने सारे क्लाइंट आते हैं और आके बोलते कि यार हमने देखा, हमने इतने वीडियोस देखे इनके और हम गए और हमको तो वो मज़ा ही नहीं आया। आप मजा कैसे देते हो? हम मज़ा ऐसे देते कि आप, जैसे मैंने बताया, एक हिस्ट्री है, 8 साल कोई मजाक बात नहीं होती। किसी धंधे को आपने 8 साल दे दिए, इंडस्ट्री को 8 साल दे दिए, आप उसके अंदर अगर, और दूसरी चीज समय की बात नहीं है, लोग 20 साल से भी है, लेकिन वो किस पोजीशन पे पहुंचे हुए वो देखना पड़ेगा ना आपको। आज मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिस पोजीशन पे पहुंच गया हूँ, लोग 20 साल 25 साल काम करके भी नहीं पहुंच पा रहे। तो वो माइंड के वजह से होता है। मुझे ऐसा लगता है भाई मेरे क्लाइंट का पैसा कम से कम लगे और उसका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बने। मेरा कोई व्यूअर अगर आपको फ़ोन करे तो आप क्या करोगे, कैसे समझाओगे और कैसे स्टेप बाय स्टेप वो लेगा, अगर वो इंडिया में रह रहा है तो? ठीक है, हमारी टीम होती है, जूम कॉल करती है पूरी। हम फ़ोन पे बात नहीं करते ज़्यादा, हम बोलते ठीक है आप जूम पे आ जाओ। जब जूम कॉल पे आ जाते हो तो उसके ऊपर पूरा समझाया जाता है, पूरा दुबई का मैप बताते हैं हम सबसे पहले, दुबई प्रॉपर्टी मार्केट पूरा समझाते हैं दुबई का, फिर उसके बाद में हम रूल्स एंड रेगुलेशन समझाते, पूरा दुबई का रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके बाद हम सिखाते कि भैया रियल एस्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, हाउ सेफ योर प्रॉपर्टी इज एंड योर मनी इज। क्योंकि देखो बिना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, हिम्मत ही नहीं होगी। हाँ। तो रेरा है, एस्क्रो अकाउंट है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत डीप में आता है। आप कोई प्रोजेक्ट का रेस्ट एप्लीकेशन करके आता है, उस पर आप प्रोजेक्ट का नाम डालो, आपको पूरी डिटेल आ जाएगी उसके अंदर, प्रोजेक्ट की पिक्चर्स भी आ जाएगी, का कंस्ट्रक्शन अपडेट कितना है। ठीक है। तो वो हर 2 महीने में डलता है, तो आपको हर चीज़ दिख रही है ऑनलाइन, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक के वैसे प्रॉपर्टी की बात नहीं हुई है क्लाइंट से, उसकी चीज़ें समझी, दुबई समझाया, दुबई का मैप समझाया, दुबई का फ्यूचर बताया कि दुबई का 2040 का प्लान क्या है, पूरा रेलवे नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है, जॉर्डन लेके सऊदी हो गया, फिर उसके बाद में आपका यूएई हो गया, यूएई से फिर ओमान तक जा रहा है, तो रेलवे नेटवर्क आ रहा है। ये बहुत बड़ा एक अपने आप में एडवांटेज है, जो ऑलरेडी दुबई आबू धाबी तो कनेक्ट भी हो चुका है। फ्लाइंग टैक्सी आ रही है, फिर पूरे दुबई के अंदर मेट्रो आ रही है 2040 का। अगर आप मास्टर प्लान देखो तो जब जगह जगह मेट्रो आएगी तो हर जगह का प्राइस तो अप्रिशिएट होगा। फिर उसके बाद में वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है, अल मक्तूम एयरपोर्ट, जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, बट यस नॉट फुली ऑपरेशनल। तो दुबई का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है हिथरो, और मैं गया था लंदन के एयरपोर्ट हिथरो, इतना मतलब मेरे को दुख हुआ कि यार वो बहुत पैथेटिक कंडीशन है उसकी। हाँ, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मैं बोल रहा हूँ, उसमें क्या है, तो मतलब उससे फार बेटर हमारा T3 है। बहुत अच्छी बात, सही बात बोले। तो वो चीज़ आपकी, और देखो मैं बहुत सारे एयरपोर्ट गया वर्ल्ड वाइड, मेरे को सिंगापुर का एयरपोर्ट थोड़ा ठीक लगा और दुबई। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, मैटर करती है ना। फिर ग्रोथ पार्ट बताया गया हम दुबई में और कौन कौन सी जगह पे क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसमें एक चीज़ और हम क्लाइंट को बताते हैं कि सर देखिए, आप जो डाइवर्सिफिकेशन है प्रॉपर्टीज़ का, सबसे पहले तो वो समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुबई में 100% अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो 100% में से 91% अपार्टमेंट्स है, लगभग 4 से 5% आपके आ गए टाउन हाउसेस, और उसके बाद में 3 से 4% आ गए आपके विलास और प्लॉट्स। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या लेना पसंद करोगे? ठीक है। ऑब्वियसली जब आप टाउन हाउस लोगे, विला लोगे, तो उसके अंदर आपको ज़मीन भी मिलेगी। ये बताया डेटा जब हमने बताया, आज की एक बात बताता हूँ मैं आपको, बहुत अजीब सी लगेगी आपको। हम लोग इंडिया में बड़े शहरों में रहते रहते ऐसे हो गए हैं कि हम ज़मीन की कीमत भूल चुके हैं, और जितने लोग आते हैं वो आज बोलते हैं हमको अपार्टमेंट दे दो, बढ़िया बोलते हैं। मैं बोलता हूँ ये टाउन हाउस ले लो, ज़मीन से जुड़ी चीज़ है। उनको लगता है नहीं यार अपार्टमेंट दे दो, ये लिटरली होता है। मैं हैरान हो जाता हूँ, मुंबई में आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, मैं यहाँ दुबई में दे रहा हूँ तुमको। दिल्ली में तुम ज़मीन नहीं खरीद सकते, मैं दे रहा हूँ तुमको। वो ऐसे हो गए हैं जैसे घोड़ा होता है ना, सिर्फ ऐसा, तो वैसे हो गए। मैं बोल रही हटाओ, दुनिया खूबसूरत है, देखो तो सही। और लिटरली 2-3 क्लाइंट से मेरा डिस्कशन हुआ, और कुछ क्लाइंट शायद उनको खराब भी लग गया कि यार आप हमको टाउन हाउस के लिए क्यों पुश कर रहे हो। अरे भाई मेरे को उसमें ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, ज़्यादा पैसा तुम्हारा बन रहा है। अच्छा। आज मेरे पास में 10 में से 8 टाउन हाउसेज है, 2 अपार्टमेंट्स है, और वो दोनों अपार्टमेंट अभी मैं बेच रहा हूँ, और बेच के फिर टाउन हाउसेज खरीद रहा हूँ। लैंड इज लिमिटेड, लैंड इज लिमिटेड। और दुबई का लैंड पार्सल, कॉस्टिंग का भी फर्क होगा ना दोनों में, कॉस्ट का तो बहुत कॉस्टिंग फर्क का। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, जब जिस कॉस्ट में आप अपार्टमेंट ले रहे हो उस कॉस्ट में आपको टाउन हाउस दे रहा हूँ, तो फिर तो बात ही नहीं है ना। हाँ, फिर तो कोई लॉजिक नहीं बात करने का। नहीं है, सही बात है इसमें। लेकिन फिर उसमें क्या देखने लगता है? अब फिर वही बात आई ना कि हमने डेटा बताया ये वाला, पहले तो डिस्कशन किया कि भाई क्या सप्लाई है,
फिर उसके बाद हमने बताया देखो एक और ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, अगर आप देख रहे हो तो कमर्शियल अभी बहुत अच्छे से बूम कर रहा है अभी दुबई रियल एस्टेट मार्केट में, अभी जस्ट ऊपर आया है ऑलमोस्ट 24 से, अगर डेटा देखोगे 24 का और 25 का, कमर्शियल रियल एस्टेट डबल हो गया। क्यों डबल हो गया? 80% का ग्रोथ है। क्यों ग्रोथ का 80% ग्रोथ आ गया? क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट क्या करती है दुबई की, ईज करती है सारी चीज़ों को। गवर्नमेंट ने देखा लोग आ रहे हैं, अब कितने लोग आ रहे हैं आप ये देखो, आज दुबई की पॉपुलेशन 4 मिलियन प्लस हो गई। दुबई की पॉपुलेशन हमको 8 मिलियन 10 मिलियन तक ले जानी है, ठीक है, 8 मिलियन ले जानी है आने वाले कुछ सालों में। अब आने वाले 3 साल में 4 साल में 1 मिलियन लोग आने वाले, तो उनके लिए घर भी तो चाहिए, ऑफिस भी तो चाहिए, बिजनेस भी तो चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी इतनी ईजी कर दी है उन्होंने कि भैया ट्रेड लाइसेंस आपको 24 घंटे में 48 घंटे में मिल जाएगा। एक तो वो चीज़ होगी। आज जब लोग आ रहे मिलेनियर्स बिलियनियर्स सबसे ज़्यादा मूव कर रहे हैं, यूके से सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स मूव किए दुबई, इंडिया से सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स मूव किए दुबई, लगभग 8-8,500 मिलेनियर्स मूव किए हैं दुबई के अंदर। तो कहाँ से आए? यही कंट्री से आए, दूसरी कंट्री से। टैक्सेशन प्रॉब्लम, और आपको क्या लग रहा है दुबई में लोग सिर्फ टैक्स की वजह से आ रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ क्राइम नहीं है, वहाँ बहुत safety and safety- security पहली सोच तो safety वही, बहुत है। पहली नहीं, सोच वही है। अरे हर आदमी टैक्स की वजह से नहीं है। जब आपका इतना पैसा है, आपको सेफ्टी चाहिए, उसके बाद Safety है, बोला ना मैंने, हाँ। अब मैं आपको बता दूं, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, आर माधवन के ऊपर मैंने कल फिर देखा कि लोग उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, दुबई रहता है, इंडिया आता है, देशभक्ति की मूवी बनाता है, फिर दुबई चले जाता है। अरे भाई, वो बंदे ने अपनी जिंदगी में पैसे कमाए, सब कुछ किया, उसको लाइफ इजी चाहिए, अच्छी चाहिए, ट्रैफिक में नहीं फंसना है, सुकून चाहिए, पॉल्यूशन में नहीं रहना है। क्या वो पैसे कमा के ये हक नहीं रखता कि मैं अच्छा जीवन जीऊं, मेरे बच्चों को अच्छा जीवन दूं? बिल्कुल होता है, पर ये देश के लिए तो ठीक नहीं है ना, भारत देश के लिए ठीक नहीं क्यों है। देश के लिए ठीक नहीं? मेरे को एक बात हो, क्या गलत कर रहा है अगला बंदा? हर वो काम जो कर आपने रहा है, 3 वो चीजें बताई, सुरक्षा के लिए, टैक्स के लिए और पॉल्यूशन के लिए, अगर वो हमारा देश छोड़ के चला गया तो ये गलत नहीं है हमारे देश के लिए, हमारी देश की सरकारों के लिए। तो देश में ये प्रावधान बनाओ ना। आज मुझे एक बात हो, कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर पे गोलियां चल जा रही है, चल जा रही है। कनाडा में जाओ, सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। आज कपिल शर्मा ने दुबई में कैप्स कैफे क्यों खोला? 2 बार उसके कैफे पे अटैक हुआ, तब जाके उसने बोला भाई नमस्ते दुबई आ गया। आप बताओ मुझे, सलमान खान के घर पे अटैक हुआ, सलमान खान, शाहरुख खान, इससे बड़ा कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं है, ठीक है। जब वो सिक्योर नहीं है भाई, तो बाकी आप मेरे को बताओ इतना पैसा करोगे क्या? आप उस आदमी का डर देखो ना, देखो पता है जिसके पास कुछ नहीं होता ना, उसको खोने के लिए कोई डर नहीं होता। अगर कोई मेरे को आज से 10 साल पहले पकड़ लेता कहीं पे रोड पे, तो मैं उसको क्या देता? कुछ नहीं। मैं बोलता भाई एक काम कर, तेरी टीम में मेरे को भी शामिल कर ले, दोनों मिलके कमाएंगे, मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, तो आज मेरे पास है तो मैं सेफ और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए देख रहा हूँ ना, तो ये चीज़ को समझना पड़ेगा। तो मैं क्लाइंट को क्या बताता हूँ, ये सारे चीज़ें बताता हूँ, दुबई में ये चीज़ें नहीं है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट की। जैसे मैंने बात करी, लाइसेंसेस पता कितने हो गए? 24 में जितने लाइसेंसेस आए थे, उतने तो फर्स्ट हाफ में 25 के अंदर लाइसेंसेस इशू हुए। ट्रेड लाइसेंस, मतलब सोचो कितना कंपनी खोला है, कितना बिजनेस हो रहा है। तो हर आदमी टैक्स चोरी के लिए दुबई नहीं भाग रहा। अच्छा, इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी की भी बात वो कर रहे है नहीं। एक सवाल मेरा ये था, मुझे कोई बता रहा था, मैं नहीं जानता इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि वहाँ जो प्रॉपर्टी आप लैंड खरीदते हो, उसमें किसी लोकल को साथ में पार्टनर रखना जरूरी होता है? कुछ भी नहीं है ऐसा था या बदल गया? मैंने सुना था ऐसा। देखो बिजनेस में, आज मेरा ट्रेड लाइसेंस देख लो आप, कोई सा भी, सब में 100% ओनरशिप मेरी है, कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसके अंदर आपको लोकल इमराती को ऐसा स्पॉन्सर रखना पड़ेगा। वही मैं जानना क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि वो सेक्टर पे, अगर वो ऐसा कोई सेक्टर है जिसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा उस इंडस्ट्री में, जैसे ऑयल एंड गैस हो गया या और भी कुछ ऐसा हो गया, सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ हो गया, जिसमें नेशनल थ्रेट हो सकता है या इशू हो सकता है, तो उसमें रखना जरूरी है। कोई तो जिम्मेवार होना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर मैं लैंड लेता हूँ, नहीं, उसमें कुछ नहीं है। मैं यहाँ जैसे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद है, मैं यहाँ गया, मैंने एग्रीकल्चर लैंड ले ली 2 बीघे अपने नाम पे, क्या मैं वहाँ जो भी वहाँ यूनिट होगी नापने की उनकी, क्या मैं ऐसे लैंड लेके अपने नाम रजिस्ट्री करवा सकता हूँ? बिल्कुल करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप अपने नाम करवाओ, मेरे नाम करवाओ, किसी के भी नाम करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। एक सिंपल सी चीज़ है, आप बात को समझो। दुबई में 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है, और दुबई में नहीं, वर्ल्ड वाइड होती है। लीज और फ्री होल्ड। हाँ, मुझे बार बार लोग पूछते हैं लीज होल्ड, फ्री होल्ड, लीज होल्ड, फ्री होल्ड। मुझे बताओ ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे लीज होल्ड प्रॉपर्टी नहीं है और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं है? हर जगह है। आपको पता है सिंगापुर में लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड नहीं है। वहाँ जगह ही नहीं है, तो कहाँ से फ्री होल्ड देगा? बहुत लिमिटेड है ना। अब ये बात है ना। दूसरी चीज, लंदन में आप जाते हो, लंदन के अंदर अपार्टमेंट्स लीज होल्ड है, टाउन हाउसेज जो विलास है वो फ्री होल्ड है। अब सिटी में रहना है तो अपार्टमेंट्स है और वो लीज होल्ड है। आप इंडिया में आते हो, इंडिया में आप बहुत सारी ऐसी जगह है जो लीज होल्ड है।
जहाँ पे लोग अपनी दुकानें लेके बैठे हैं, घर लेके बैठे हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दुबई में आपके पास में कौन बोल रहा है आप लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदो, फ्री होल्ड खरीदो, दोनों है ऑप्शन। और दुबई में जो बिक रही है प्रॉपर्टीज 99% तो फ्री होल्ड है। अच्छा, इट्स जस्ट यू नीड टू चेक कि भैया लीज होल्ड है या फ्री होल्ड है, जस्ट फॉर माई इन्फॉर्मेशन, और वो लिखा रहता है। तो हमारा काम पूरा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे चलता है। ठीक है। अब मेरा ये कहना है कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, चाहे वो बिजनेस से जुड़ी हों, इकोनॉमिक से जुड़ी हों, उनका कहना है कि आने वाले 10 साल में इंडिया में बिजनेस में बहुत बड़ा बूम आने वाला है। बिल्कुल आएगा। तो सवाल ये है कि हम अपने यहाँ ही क्यों नहीं इन्वेस्ट कर लें पैसा, वहाँ ले जाने के बजाय? क्या इंडिया आगे नहीं जा पाएगा दुबई से? इंडिया तो बहुत आगे है, आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। दुबई की लैंड पार्सल की अगर मैं बात करूं, पूरे यूएई का 5% है, और 5% पता है कितना साइज है? 4114 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब इतना छोटा सा टुकड़ा शायद आपका नोएडा होगा, इतना बड़ा मेरे हिसाब से। तो मतलब उससे तो आप कहाँ देश को कंपेयर करोगे, वो भी उस देश को जो दुनिया का सबसे बड़े देशों में से एक देश है, आबादी जिसके पास में लगभग 18% आबादी दुनिया की तो इंडिया लेके बैठा हुआ है। तो उससे हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। कंपेयर किसको करना है? मेरे जैसे व्यक्ति को कंपेयर करना है, जिसको अपॉर्चुनिटी इंडिया में नहीं मिल पाई है और बाहर गया, उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई है। अगर किसी का धंधा जमा हुआ है तो वो क्यों जाएगा? अगर मेरा सब कुछ यहाँ अच्छा होता तो मैं नहीं जाता। मुझे आप रख लेते भाई 50,000 की नौकरी पे, तो मैं यहाँ कर लेता। 30,000 नौकरी थी मेरी, मैं तो यहाँ पे 10,000 रुपये के लिए जॉब ढूंढ रहा था। जब मेरी 30,000 की मैंने जॉब छोड़ी थी, मैंने इसके लिए छोड़ी थी, इंश्योरेंस में था और दूसरा महीना था मेरे को यूलिप बेचना पड़ रहा था। और मैंने एक बंदे को जो 55 साल का था, अकेला था, कोई भी नहीं था उसकी फैमिली के अंदर, और उसके आधे पैसे मैंने यूलिप में लगवा दिए। उस दिन मैंने रिजाइन कर दिया। मेरे से पाप ही नहीं हो सकता। मेरे को लगता है कि भाई नहीं अच्छा है, नहीं है सही। लोग ऐसे भी थे उसी ब्रांच में जो महीने का ₹1,00,000 इंसेंटिव कमा रहे थे और 30,000 सैलरी थी। उस टाइम पे बहुत बड़ा अमाउंट था मेरे लिए। मैं उम्र की बात करूँ तो 23-24 साल का बच्चा था मैं, तो बहुत बड़ी बात थी। 1.25 लाख कमाना इंडिया में 2017 में 18 में आज भी बड़ी बात। लेकिन मेरे से नहीं हो पाया, मैंने छोड़ दिया। और आज भी मैं कोई गलत काम नहीं करता, मेरे से नहीं हो सकता और मैं लोगों को करने भी नहीं देता। हमारी आज देखो मेरे पास में 250-300 लोग हैं, तो कितनी अलग अलग बुद्धि के लोग होंगे। बिल्कुल होंगे। कितने लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, इस इंटेंशन से ज्वाइन करते हैं कि इसका फायदा उठाएंगे, निकल जाएंगे, कुछ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसको बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे। बहुत सारी चीजें होती है, प्लानिंग बहुत सारी लोग करते हैं, बर्बाद करने के लिए लोग प्लानिंग करते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? तो ये सारी चीजें चलती है, ये तो होती है। और आप ग्रोथ की बात कर रहे हो, ग्रोथ इंडिया में है। आप देखो ना कितना ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी कितना है इंडिया का, और दुबई का कितना? दुबई का 4.7 है, इंडिया का लगभग 7% के से अभी 7 के आगे वो है कि होगा 7% जाने वाला। अब मुझे एक बात बताओ, दुबई रॉकेट है, उस रॉकेट में लिमिटेड जगह है, आप बैठ सकते हो, बैठ जाओ। अगर रॉकेट अगर उड़ गया ना तो फिर आपको बस देख के टाटा बाय बाय करना पड़ेगा और कुछ नहीं, और आप देख के रिग्रेट करते रहोगे। मैं तो हर बंदे को बोलता हूँ, हर इंसान की दुबई में एक प्रॉपर्टी आज की तारीख में होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको ग्रोथ चार्ट बताया दुबई का, और दुबई ऐसी जगह है कि ये नहीं है वहाँ पे कि हम कर रहे थे, हम करते रहेंगे या हम करेंगे, है ना कुछ लोगों के डायलॉग। तो और दूसरी चीज़ सत्ता नहीं है, तो सबको पता है कि भाई एक ही शासन है, और जिसका शासन है उसको ये पता है मेरे को दुनिया में नंबर 1 रहना है। और नंबर 1 रहने के लिए बहुत चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे आपने बोला दुबई चलता कैसे है, दुबई इतना अगर टैक्स नहीं ले रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं करता है, तो फिर चलता कैसे? आज मैं बताता हूँ, मैं फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट कंपनी कैसे बना। न्यू हाइट्स रियल एस्टेट दुबई में 2.5 साल में वो अचीव किया है जो बड़ी बड़ी कंपनीज ने 25 साल में 20 साल में अचीव नहीं किया। उसका सिंपल रीज़न है, उसके लिए बहुत सारी मेहनत, तपस्या, त्याग और पैसे को छोड़ना पड़ा, मोह माया छोड़नी पड़ी। अगर मैं सोचूं कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखूं, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊं, तो फिर मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। एक बिजनेसमैन क्या बोलता है, बिजनेस माइंड है। गुजराती सबसे ज़्यादा बिजनेस करते हैं, और क्यों कर पाते? सक्सेसफुल बिजनेसमैन गुजराती इसलिए होते हैं, जब मैं भी गुजराती हूँ, वो सिर्फ इसीलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उनको पता है धंधा अगर करना है ना, मार्जिन कम है चलेगा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ा दो। मैंने क्या किया, मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, और वॉल्यूम बढ़ा दिया तो उससे क्या हुआ, ज़्यादा माल बिकने लगा, और ज़्यादा माल बिकने लगा, मार्जिन कम था लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया, खर्चा ज़्यादा करने लगा मैं मार्केटिंग में। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि 1-1.5 करोड़ का मेरा अगर महीने का खर्चा है मार्केटिंग का, तो मुझे बताओ कितना मार्केटिंग कर रहा होगा मैं?
सही बात है। अगर मैं इतना मार्केटिंग कर रहा हूँ तब तो मेरे पास क्लाइंट आ रहा है। मेरी कंपनी दुबई की एकमात्र कंपनी है जो मुझे लगता है जहां पे आज तक कोल्ड कॉलिंग नहीं हुई है। अच्छा, क्योंकि मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता हूँ, प्लस मेरा ये मानना है अगर मैंने किसी को हायर किया है वो मेरी जिम्मेवारी पे आया है, उसका घर परिवार मेरी जिम्मेवारी पे पल रहा है। आज सोचो अगर 300 लोग हैं, 300 लोगों के घर के अंदर अगर 4-4 लोग भी है तो आप सोचो आपके पीछे 1200 लोग 1200 लोगों को क्या तकलीफ नहीं आती होगी, क्या प्रॉब्लम नहीं आती होगी, क्या किसी के घर में मेडिकल इमरजेंसी नहीं आती, क्या किसी के घर में मौत नहीं होती, क्या किसी के घर में शादी नहीं होती, क्या किसी के घर में बच्चा पैदा नहीं होता। सही बात। इन सब का ध्यान मुझे रखना पड़ता है और मैं रखता हूँ जितना पॉसिबल हो सकता है। और इस चक्कर में मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है क्योंकि लोग चूना लगा के भी जाते हैं, लेकिन क्या होता है ऊपर वाला बहुत बड़ा है, परमात्मा की ऐसी कृपा है कि वो 10 गुना देता है। ये तो होता है, सही बात है। आपको अगर नियत अच्छी है तो आपको बरकत मिलती है। तो इम्पोर्टेंट ये है अगर आप धंधा करना चाहते हो तो दुबई आ जाओ, दुबई ग्रो कर रहा है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो दुबई आ जाओ। मेरे को एक बात हो, मुंबई में है आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो? नहीं, बहुत मैं अभी जिस एयरबीएनबी अपार्टमेंट में रह रहा था, 3 बेडरूम अपार्टमेंट था, बहुत अच्छा था। मैंने पूछा कितने का होगा ये आंटी, तो आंटी बोले कि जो उनके ओनर थी वहाँ की, तो वो आई थी हमसे कीस वीस लेने, तो ऐसी बातचीत हुई। मैंने दुबई की चॉकलेट दी उनको, बहुत अच्छे लोग हैं। तो मैंने पूछा कितने का होगा आंटी, तो आंटी बोलते बताओ तुम बताओ कितने का होगा। मैंने होगा 2-2.5-3 करोड़ का, ये ग्रेटर कैलाश की बात है दिल्ली में। हाँ। तो बोले नहीं, अरे कहाँ 2-2.5 करोड़, मुझे नहीं पता। तो मैंने तो अपने अंदाजे से बताया, तो पता चला कि वो 7 करोड़ 8 करोड़ का अपार्टमेंट था। वो तो अपार्टमेंट तो सस्ता, कोठिया लेने जाइए 25 करोड़ 30 करोड़ 50 करोड़ की है। तो फिर मुझे बताओ, छोटा सा ही। तो फिर बुर्ज खलीफा में अपार्टमेंट नहीं दिला दूं आपको मैं? अगर आप ये अपार्टमेंट ले रहे हो तो भाई मैं बुर्ज खलीफा में आपको अपार्टमेंट 1 बेडरूम अपार्टमेंट दिला दूंगा 6 करोड़ में आपको। चलिए हम बात करते हैं। अच्छा, सब कुछ अच्छा बात हो रहा है। दुबई की रियल एस्टेट में डार्क साइड क्या है? डार्क साइड एक ये है कि बहुत सारे लोग जो है आज दुबई रियल एस्टेट में घुस गए। आज दुबई के मार्केट में 2 लाख एजेंट्स है, 40 लाख की पॉपुलेशन है, 2 लाख एजेंट्स है, तो कैसे काम होगा? अच्छा, तो जहाँ पे अब लोग बोल रहे हैं कि यार हर आदमी को लग रहा है पैसा दिख रहा है, उसे पैसा दिख रहा है, लेकिन हर आदमी कमा भी नहीं रहा ना, और हर आदमी उस तरीके की मेहनत भी नहीं कर रहा है। कई लोग शॉर्टकट मारते हैं और उस शॉर्टकट्स के चक्कर में ना कुछ लालची क्लाइंट्स होते हैं जो फंस जाते हैं। जी हाँ, अगर आप भी उनमें से एक हो तो ये आपके लिए है, और अगर आप फंस चुके हो कोई बात नहीं, गलती सुधारी जा सकती है। आप न्यू हाइट्स को कांटेक्ट कर लो, मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैं गाइड कर दूंगा। मेरे साथ होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, समझते हैं हमसे, जीरो से आखिरी तक हम उनको पूरा समझाते हैं। आप देखो, लोगों को इतनी भी शर्म नहीं आती है कि कोई बंदा उनके शहर आया, अभी लंदन दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव शहर में से एक है भाई, मेरी फट गई लंदन में। मैं चाय ऑर्डर किया, 5 पाउंड की चाय, 1 पाउंड पता है कितने का है? 120 रुपए का। मतलब आप सोच रहे हो 600 रुपए की चाय। अब मैं भले ही दुबई में 8 साल से रह रहा हूँ, मैं कैलकुलेट आज भी इंडियन करेंसी में करता हूँ। मैंने बोला 600 रुपए की चाय, क्या हो गया भाई? आज लंदन हम जा रहे हैं, इतना 3-4 महीने अगर हमारी टीम रह रही है वहाँ पे, कॉस्ट है, तुम्हारे को सेवा दे रहे, समझा रहे, बता रहे, अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लंदन से लोग भागना चाह रहे हैं ना, बहुत लोग भाग कनाडा से लोग भागना चाह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से लोग भागना चाह रहे हैं, लंदन तो जो US से भागना चाह रहे हैं। डाउनटाउन है तो कचरा हो गया ना, पूरा कचरा है। तो इसमें क्या हुआ, जब एक बंदा तुमको इतना सब सिखाया, तुमको एक अच्छी चीज़ दिखा दी, अच्छा शॉर्टलिस्ट करवा दिया यूनिट, उसके बाद नेगोशिएट कर रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं मेरे को ये बंदा वो डील दे रहा है, वो बंदा वो डील दे रहा है, मैं बोल देता हूँ जय श्री राम, राधे राधे, कर लो आप उनसे डील। फिर 2 महीने बाद रोते धोते आते, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसने तो हमको ये बताया था वो बताया था। तो कोई बात नहीं, अब मेरे से आप डिस्काउंट मांग रहे हो भाई, आज मैं दुबई में टॉप रियल एस्टेट एजेंसी है मेरे पास में आज हमारी, मेरा बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड है विनय शाह। एक ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है जहाँ पे विनय शाह का नाम नहीं है, न्यू हाइट्स का नाम नहीं है, या जिसके ओनर विनय शाह को मिलते नहीं है और रिलेशन अच्छा नहीं है। मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्या है जो मैं नहीं दे सकता भाई? मैं भी तो वही दे सकता हूँ। अब आप चाहते हो, कोई बंदे ने झूठ बोल दिया कि मैं 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट करा दूंगा, आपने डील कर ली। अगर आप मेरे से भी ये अपेक्षा रखते हो कि मैं भी झूठ बोल के डील करूं, तो मैं तो नहीं करूंगा, फिर मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। मैं हमेशा पता कहाँ डील करता हूँ, दुबई रियल एस्टेट में आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। डार्क साइड पे बात कर रहे तो हम, तो दुबई रियल एस्टेट में एक तो मिस कमिटमेंट बहुत होता है कुछ लोगों के द्वारा। आपको वो समझना होगा कि मिस कमिटमेंट हो रहा है, मिस सेलिंग हो रही है, मिस कमिटमेंट हो रहा है या मिस कम्युनिकेट हो रहा है, जो भी हो रहा है वो वेरीफाई करो आप पहले तो। दूसरी चीज़, ऐसी जगह प्रॉपर्टी खरीदो, मैं बोलता हूँ जो बड़ा ब्रांड है, और बड़ा ब्रांड हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा भी अच्छा देता है,
मैं बहुत जगह काम करता हूँ, मैं ब्रांड पर ही बिलीव करता, लेकिन हाँ जहाँ पे फिक्स प्राइजेस है ना वो सही जगह है। क्योंकि क्या होता है ना, वो प्राइस फिक्स है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए। अब नेगोशिएशन होता है ना जिस डेवलपमेंट में, मैं वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदता ही नहीं और ना मैं बेचता हूँ ज़्यादा। उसका रीज़न समझो क्या होता है। उसका रीज़न है ये है, अब कोई डेवलपमेंट में गए, आपने बोला भाई 5% डिस्काउंट दे दो, आप आए आपने बोला 10% डिस्काउंट दे दो, मैं 20% का मार्जिन रख के बैठा हूँ, कितना खींच लोगे? मेरे जैसा बंदा आया कोई, क्योंकि मैं नेगोशिएशन में बहुत खराब हूँ, बहुत खराब, अपने लिए, क्लाइंट्स के लिए नहीं। क्लाइंट्स के लिए तो मैं मतलब लड़ जाता हूँ, तो अपने लिए मैं बहुत खराब हूँ। मैं तो नेगोशिएट ही नहीं कर पाऊंगा, मैं तो 20% ज़्यादा दे गया। हाँ बिल्कुल देखे, सही बात, जो तो नहीं करता। तो एक ही प्रॉपर्टी अपन तीनों ने खरीदी, आपको 5% डिस्काउंट पे मिली, आपको 10% डिस्काउंट पे मिली, मेरे को 0 डिस्काउंट पे मिली, और सब पे मार्जिन कौन खा गया? बिल्डर खा गया। कोई आया 20 पे भी डिस्काउंट लेके गया होगा, उसको इंटरनल चीज़ पता होगी। तो मुद्दा ये है कि मैं लोगों को गाइड करता हूँ इस तरीके से काम करो। दूसरा डार्क रियलिटी बताता हूँ मैं आपको, रियल एस्टेट का क्या चल रहा है। एजेंट्स का कमीशन सिक्योर नहीं है दुबई में, बहुत सारी चीज़ें होती है। जो लोग जो कंपनीज है वहाँ पे बहुत जल्दी हायरिंग फायरिंग होती है, पैसे का ऊपर नीचे हो जाता है, एजेंट्स को मिलता नहीं उनका हक कई बार कंपनी द्वारा। तो बहुत सारी चीज़ें, तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो जुड़ा है ना वो अच्छे से जुड़ा रहे और ईमानदारी से काम करो। हमारे पास में जो बंदा डील करके गया, एक बंदा था उसने ज्वाइन किया, उसने एक क्लाइंट था, उसका डील भी नहीं किया, उसने क्लाइंट था, उसने अपना एक कलीग था उसको साथ ले गया, उसके बाद वो कलीग पूरा डील कर रहा था और ये बंदा इंडिया शिफ्ट हो गया वापस। इसकी तो बस होगी, बोले भाई अपने बस का नहीं है, तो वो आ गया वापस। अब वो डील हो गई, अब इसको हम नहीं बताते तो उसको कहाँ से पता चलता। तो हमने उसको फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेट किया, हमने मोटिवेट किया, भैया वापस आ। तो वो वापस नहीं आया, बोले नहीं सर नहीं हो पाएगा, आई एम गुड हियर। तो वो हुआ, फिर जब पैसे आए हमने फ़ोन लगाया, भैया तेरे पैसे आ गए। अच्छा, मतलब आपने उसका कमीशन जो था वो दिया। मेरे वहाँ जो भी छोड़ के जाता है ना, मैं उसको बुला करके पैसा देता हूँ। उसके लिए पेज बनाया हमने, स्टोरीज विद न्यू हाइट्स। स्टोरीज विद न्यू हाइट्स पेज क्यों बनाया? क्योंकि बहुत सारे जो हम ऊपर जाते हैं ना तो बहुत सारे लोग टांग खींचते, तो हमारा ना नाम खराब करने की कोशिश कर रहे थे, जलने वाले काफ़ी। तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला गूगल रिव्यू डाल देते हैं हम लोग सब। तो आज 200 लोग मेरे पास उस टाइम पे थे, तो 200 लोग अगर गूगल रिव्यू डालते हैं, 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, और 5-5 रिव्यू डलवाता मैं सबसे, तो 1000 रिव्यू हो जाते, प्रोफाइल ऊपर सब, मतलब 4.5 4.7 हो जाता रिव्यू। मैंने बोला ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, ये नहीं चाहिए मेरे को, मज़ा नहीं आएगा, ऑथेंटिकेशन चाहिए। इसमें ऑथेंटिकेशन नहीं दिख रहा मेरे को, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट की बात करते हो ना, कोई भी गूगल रिव्यू की बात करना, मेरे को यकीन नहीं आता, क्योंकि गूगल रिव्यू मैंने भी बहुत लोगों के डाले, मैनिपुलेटेड है, तो वो उसमें ही होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा बहुत, और मैंने बोला एक पेज बनाता हूँ सोशल मीडिया पे और हर प्लेटफॉर्म पे, इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक, सब जगह, यूट्यूब, स्टोरीज विद न्यू हाइट्स। अभी आपके साथ भी वीडियो बनेगा पॉडकास्ट के बाद कि आपके न्यू हाइट्स के साथ जर्नी कैसी रही, स्टोरी कैसी रही। जब क्लाइंट का डलता है ना, क्लाइंट तो ऑथेंटिकेशन आता है, जो बोलता है टैग करो कर देते, जो बोलता है नहीं करना है नहीं करते, जो बोलता है नहीं वीडियो देना है नहीं देते, पुश नहीं करते। लेकिन हमारे क्लाइंट्स देते। एजेंट्स का जो कमीशन आता है 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ है, वो हम दिखाते लोगों को। अब एजेंट्स चिल्लाते फिर विनय भाई नहीं यार ऐसा मत करो। अब भाई तुमने किसी से उधार लिया हुआ है या तुम्हारे रिश्तेदार है, इनकम टैक्स वाले में तो है, तो इनकम टैक्स का क्या करना है, दुबई में है ना हमारा, टैक्स देना पड़ेगा ना। यहाँ लाएंगे तो, इंडिया में अगर लेके आएंगे तो यहाँ कोई नहीं लाता ना, तब ठीक है, नहीं लाते यहाँ कोई नहीं लाता। यहाँ पता क्यों नहीं लाता? क्योंकि जो बंदा यहाँ से चले गया ना और वो उधर सेटल हो गया, वो इधर कुछ नहीं लाएगा। सबसे पहली चीज तो उसको रेंट दे रहा है, वो तो रेंट हटा करके अपना घर खरीद रहा है। तीसरी डार्क रियलिटी में बताता हूँ, शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत अच्छी चीज़ है। दुबई रियल एस्टेट मार्केट में आज के टाइम में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया। भैया वीडियो बनाओ, वीडियो डालो, लीड आएंगी, अच्छा, क्लाइंट को कॉल करो, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब बहुत सारी कंपनीज पता क्या करती है, खर्चा नहीं कर रही है, उन्होंने लाइसेंस ले लिया, कंपनी खोल ली और वो बंदे हायर कर रही है, और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शोषण कर रहे हैं लोगों का, क्योंकि नए नए बच्चे हायर करते, ना उनको सैलरी देते, ना उनको कुछ सिखाते, ना उनको लीड देते, ना उनको डेटा देते, ना उनको कुछ सपोर्ट देते, कुछ नहीं है। भैया आप ज्वाइन करो, आप वीडियोस बनाओ, वीडियोस डालो, वीडियोस से लीड आएगी, आप मीटिंग में जाओ, क्लोज करो, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हो गया तो भैया 50% मतलब डील कंपनी में आएगी, तो कंपनी को पूरा रेवेन्यू आ गया, 50% एजेंट को जाएगा। मेरा कहना ये है भाई, सेल्स और मार्केटिंग अगर एक ही बंदा करेगा और वो भी बिना गाइडेंस के, बिना स्किल सेट के, बिना सब कुछ के, तो कैसे वो बंदा आगे बढ़ेगा? तो फिर वो अपना लाइसेंस नहीं ले ले,
मेरा तो ये कहना है ना, वो अपना लाइसेंस ले ले, अपना लाइसेंस ले ले, अपना लाइसेंस ले करके भैया वो तुम्ही को ऑफर दे दे कि आजा भैया तू मेरी कंपनी में, मैं तेरे को लीड भी देता हूँ। तो हमारे वहाँ सिंपल है, हर बंदे को लीड जाती है, फ्रेश लीड, और हर बंदे को ट्रेनिंग होती है, और हफ्ते में 1 से 2 बार ट्रेनिंग मैं खुद देता हूँ। और जितने फ्रेशर ज्वाइन करते हैं सबका बैच बनता है, मैं सबको ट्रेनिंग देता हूँ दुबई रियल एस्टेट मार्केट की, जीरो से, और पूरा सिखाता हूँ। उसके बाद हमारा पता क्या होता है, हमारा सिस्टम समझो हायरिंग का क्या है। बाय द वे वी आर हायरिंग, हम लोग हर डिपार्टमेंट में हायर कर रहे हैं, लोन के लिए भी हायर कर रहे हैं, और हमारे रियल एस्टेट के लिए भी हायर कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए हायर कर रहे हैं, मार्केटिंग के लिए भी हायर कर रहे हैं, कोई वीडियोग्राफर है या सोशल मीडिया से जुड़ा कोई बंदा है, कंटेंट क्रिएटर है, सबको। अब होता क्या है, आप समझो बात को, बंदा आता है, ज्वाइन करता है, वो सबको ज्वाइनिंग कराते, HR का इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद मैं मीटिंग लेता हूँ, मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, एक दिन में रगड़ के सुबह से रात तक ट्रेनिंग लेता हूँ उनकी, कि उस बंदे का ना दुबई रियल एस्टेट का फंडा पूरा क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद में उसी शाम को मैं उनको पूरा टास्क असाइन करता हूँ, आने वाले 4 दिन 5 दिन का मैं उनको ये टास्क देता हूँ कि भैया जाओ, जा करके ये प्रोजेक्ट्स विजिट करके आओ, और उसमें एक हमारा बंदा जाता है, एक्सपीरियंस बंदा साथ में, जो एज अ गाइड जाता है उनके साथ में। और हर डेवलपमेंट में हमारे RMs होते हैं, हर डेवलपर पर मतलब हर बिल्डर पे RMs होते हैं, तो उनसे कोऑर्डिनेट हो जाता है, वो उनको पूरी ट्रेनिंग देते। जब वो सब हो जाता है उसके बाद जब पूरे यह ट्रेनिंग हो गई 5 दिन की, तो 6वें दिन जो है हमारी IT टीम पूरी रात बैठ करके सवाल जवाब प्रिपेयर करके एक क्वेश्चनर बनाती है MCQ का, जो ऑनलाइन ही होता है, आप अपने उसमें टेस्ट दो और हाथ के साथ उनको रिजल्ट मिल जाता है। 70% नहीं आए तो भैया फिर से जाओ, ट्रेनिंग में जाओ, दोबारा करो, फिर टेस्ट दो आकर के। बहुत ज़रूरी। मेरा आज क्लाइंट है, वो क्या देखेगा, वो ये देखेगा ना यार, मैं तो सबसे बात नहीं कर पाऊंगा ना, मैं तो सबसे बात नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। विनय जी, एक और, दुबई में आपने आज तक सबसे महंगी प्रॉपर्टी कौन सी बेची, और अगर इंडिया से कंपेयर किया जाए तो किस प्रॉपर्टी से कंपैरिजन हो सकता है? तो सबसे महंगी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो हमने काफ़ी सारी बेची है, कमर्शियल बेचा है हमने, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब मेरा बिलीव अलग है। कोई क्लाइंट मेरे पास आता है कि यार मेरे को 100 करोड़ की प्रॉपर्टी चाहिए, तो मैं उसको पहले तो पूछता हूँ 100 करोड़ की प्रॉपर्टी चाहिए क्यों भाई, समझना बात को। तो वो जब बताता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये है, वो है पर्पस, तो मैं उनको एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप 100 करोड़ की एक प्रॉपर्टी ले रहे हो, बेटर है 100 करोड़ में आप 10 प्रॉपर्टी ले लो, 20 प्रॉपर्टी ले लो। तो मेरा फंडा थोड़ा सा अलग है। हालांकि मैंने बुर्ज खलीफा में भी अपार्टमेंट्स बेचे हुए हैं, मैंने बहुत सारी लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में बेचा हुआ। अभी रिसेंटली हमने काफ़ी अच्छा काम किया है, अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करूँ तो वो मैंने किया है, बट मेरी टीम है जिन्होंने मेरे से भी अच्छा काम किया हुआ है, और बहुत लोग करते रहते हैं काम पूरे अपार्टमेंट्स का, पूरा बिल्डिंग के अंदर। कोई फ्लोर बेच दे रहा है, कोई बिल्डिंग बेच दे रहा है, कोई फ्लेक्स बेच दे रहा है टाउन हाउसेस का, तो ऐसा चलता है। अभी देखो रिसेंटली अभी हमने एक प्रोजेक्ट है शाहरुख बाय डेन्यूब, आपने देखा होगा शाहरुख खान साहब ने, ब्रजवान साजन का जो, बट आपने ये देखा कि शाहरुख खान ने मुझे अवार्ड दिया है? हाँ देखा था मैंने फोटो, तो उस पर आते हैं। तो शाहरुख बाय डेन्यूब हमने जब लॉन्च हुआ था तो प्रॉपर्टी कितने की थी जो आपने बेची? बताता, तो शाहरुख बाय डेन्यूब जब लॉन्च हुआ था तो हमने 44th फ्लोर लिया था पूरा, और वो हमने बेचा। उसके अलावा भी हमने ऊपर नीचे आगे पीछे यूनिट्स काफ़ी बेचे, तो वी वर द टॉप एजेंसी टू सेल प्रॉपर्टी इन शाहरुख बाय डेन्यूब। और उसी के चलते हमें शाहरुख खान, जो कि मतलब आइकॉन है, उनसे अवार्ड मिला, और वाकई में प्रॉपर्टी बहुत अच्छी। एक यूनिट हमने हमारे लिए भी उसके अंदर अभी रखी है, और अगर कोई क्लाइंट मिलेगा तुरंत अच्छा मिलेगा तो फ्लिप कर देंगे। तो ये चीज़ है। अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टी की कितने की एक है, स्टार्टिंग उसमें 5 करोड़ से है। अच्छा। और जो नॉर्मल थी नीचे 32nd फ्लोर तक के छोटे ऑफिस थे, बाकी 4 फ्लोर एमिनिटीज़ के थे। उसके ऊपर जो फ्लोर्स हैं वो एक फ्लोर पे 2 यूनिट है, 4 यूनिट है, 1 यूनिट है, ऐसा था। बट न्यू हाइट्स इज़ द ओनली कंपनी इन एंटायर दुबई जिन्होंने पूरा 44th फ्लोर लिया। उसके ऊपर हमने जो नीचे का फ्लोर प्लेट था 30th फ्लोर का, वो उठा करके 44 पे लगवाया, और हमने 20 यूनिट बनाई उस पर, और वो बेची। और वो जो यूनिट्स थी वो अनइंटरप्टेड व्यूज़ थे उसके, क्योंकि नीचे वाली साइड में ना आजू बाजू कुछ बिल्डिंग्स भी है। तो हमने जो फ्लोर ऊपर लिया वो हमने सी फेसिंग, पाम जुमेरा फेसिंग, बुर्ज अल अरब फेसिंग, अपना गोल्फ कोर्स फेसिंग, आगे शेख जायद रोड फेसिंग, ये सब ऐसी प्रीमियम यूनिट बेची। आप अगर इमेजिन करो आपका ऑफिस है शाहरुख बाय डेन्यूब में, क्या लग्जरी बिल्डिंग है। और पेमेंट प्लान भी अच्छा था, 70-30% देना ही नहीं है, क्योंकि 1% मंथली जो पोस्ट हैंड ओवर है वो रेंट से चले जाएगा। अच्छा। तो इसमें हम टॉप सेलर थे,
इसके लिए हमको शाहरुख खान ने अवार्ड दिया। फिर आपने देखा होगा नौरा फतेही ने भी हमें अवार्ड दिया था। नौरा फतेही के साथ में भी हमारा अवार्ड था, तो उन्होंने हमें दिया था बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी और बेस्ट एडवाइज़र के लिए अवार्ड दिया था 2024 या 2025 के लिए, मैं तो याद भी नहीं रहा। आप तो इतने अवार्ड्स आ गए। फिर उसके बाद में अगर आप डमैक का देखो तो डमैक में रणबीर और आलिया आए थे अभी, अगर आपने देखा होगा बहुत ऐड तो। लगा था दुबई में उनका। तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट आए थे। तो जितने टॉप एजेंसीज थी डमैक की, डमैक ने देखो एक कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले साल भी किया था और ये साल भी किया है, मतलब 24 में भी किया था, 25 में भी किया था। 24 में उन्होंने डमैक आइलैंड 1 जब लॉन्च किया था तब 8.6 बिलियन की उन्होंने प्रॉपर्टीज बेची थी, बिलियन दिरहम्स की। इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है डमैक आइलैंड फेज़ 2 का। फेज़ 2 में उन्होंने लॉन्च किया था और ये उन्होंने लॉन्च किया था नवंबर 27 आई थिंक, और 13.6 बिलियन दिरहम्स की प्रॉपर्टी 1 डे सेल हुई। अच्छा। और उसके अंदर एक बहुत बड़ा योगदान न्यू हाइट्स का था। तो मुझे प्राउड फील होता है उस चीज़ का। और वो उसके बाद उन्होंने जो है रणबीर और आलिया कपूर से मिलवाया था, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट से। तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। फिर उसके बाद में वो जितने टॉप एजेंसीज थे उनको प्राइवेट प्लेन में लंदन लेके गए। मतलब जितना मैं लंदन से भागता हूँ उतना लंदन मेरे को बुलाता है। मैं लंदन से 3 दिन पहले ही आया था, वो फिर लेके गए मेरे को लंदन। इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स हमको मिले, सेलिब्रिटीज़ के साथ हमारा बहुत रहा। आप एक इमेजिन करो, हमारे पास में मैच देखने जाने के लिए पैसे नहीं होते थे। पता है आपको, श्रीसंत वीरेंद्र सहवाग बैठ के हमारा मैच देख रहे थे। तो BMW अगर आपको पता होगा, विवेक ओबराय और सी अंकुर आनंद जी की दोनों की कंपनी है, तो इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी लीग लॉन्च करी है, BMW लेजेंड्स लीग ब्रोकर्स की है ये। तो इसमें 2.0 जब इनका आया, ये वाला सीज़न, लास्ट ईयर नहीं, ये वाला सीज़न आया, तो ये सीज़न में ओपनिंग के लिए वीरेंद्र सहवाग आए थे और श्रीसंत तो उनके साथ ऐसा स्पोर्ट्स में जुड़े हुए हैं। तो ओपनिंग मैच पता है किसका था? BMW का था और उनके साथ न्यू हाइट्स रियल एस्टेट का था। तो कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, और ये सम्मान मिल रहा है और 8 साल के अंदर मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। नहीं 2.5 साल, हाँ 2.5 साल ही कहो, मतलब 2.5 आपकी जर्नी तो 8 साल की मेरी है। जर्नी, लेकिन मैं न्यू हाइट्स की बात करूँ ना, तो वो हमें मिला। अच्छा एक बात बताइए, आपने सारे नाम जो लिए, जैसे शाहरुख खान, नोरा फतेही, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, इन लोगों के जरिए ऐड करवाया जा रहा है वहाँ पे दुबई में। तो रियल एस्टेट में एवरेज बजट और क्लास किस देश का है वहाँ पे दुबई में? कौन वहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? अच्छा, इंडियन सबसे ज़्यादा पहले सबसे से। ज़्यादा? आप देखो, मिथ है कि लोग यहाँ से पैसा वहाँ लगा रहे हैं कि वही ले रहे। भाई आप दुबई की पॉपुलेशन की बात करते हो तो उसमें से 100% में से 35% भी तो इंडियंस की पॉपुलेशन है। ठीक है, मतलब 35% इंडियंस की पॉपुलेशन ऑलरेडी वहाँ है। सबसे ज़्यादा पैसा भी इंडियंस इन्फ्यूज कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ, इंडियंस ही लगा रहे पैसे। लेकिन कई लोग कहते हैं रसिया वाले बहुत पैसा लगाए हुए हैं वहाँ। रशिया और वॉर के बाद वॉर हुआ था यूक्रेन का, तब लोग डर गए थे। वो पैसा जो हाथ में आया लिया, भाग गए, छोड़ दिया। बम गिर रहे, मिसाइल गिर रही, क्या करोगे? कहीं तो छत ढूंढना पड़ेगा। मैं जानना चाहूँ एवरेज बजट क्या रसिया का है या इंडिया का है? इंडिया के आसपास भी कोई नहीं है। नहीं है भाई, अगर वो रणबीर कपूर आलिया से ऐड करवा रहे हैं, शाहरुख खान को ले जा रहे हैं, इसका मतलब कि वही लोग उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो इंडियंस हैं इसीलिए कर रहे होंगे शायद सबसे ज्यादा, मुझे यही लगता है। लेकिन एक जगह कहीं मैं पढ़ रहा था, वहां बताया था कि रसिया के वॉर के बाद लगाया हुआ। हाँ। वो सिर्फ उस ड्यूरेशन की 6 महीने की बात थी सर। अच्छा, वो 6 महीने की बात थी, उसके बाद नहीं। जो है देखो, मैं आपको बता दूं, भारत माता की जय। कितना एवरेज? हर जगह भारत का झंडा सबसे ऊपर है। यूके के अंदर जाओ, इंडियंस के पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, यूके वालों के पास कम है। विनय जी, एक सवाल मेरा ये है कि बड़ी बड़ी बातें तो बहुत पैसे वाले हैं, कुछ जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास के, उनके लिए दुबई में कोई कम पैसे का इन्वेस्टमेंट है जो लगे और फंसे नहीं? बिल्कुल है, और उसके लिए फिर न्यू हाइट्स बैठा हुआ है आपके लिए। हाँ, वही मैं चाहता हूँ थोड़ा। देखो, प्रॉपर्टीज ऐसी आती है, मेरे पास तो ऐसा प्रॉपर्टी है कि 0% डाउन पेमेंट पे प्रॉपर्टी ले जाओ, कोई पैसा मत दो। अभी हमने सिंगापुर में हमारा प्रॉपर्टी का इवेंट हो रहा था, एक्सपो हो रहा था। यार फिर ले लेते जब देना ही नहीं है तो ले लेते। 0% डाउन देना कितना ये बता देना एकदम साफ साफ। बिल्कुल क्लियर। देखो मेरे जितने वीडियोस है ना, एक खास बात बताता हूँ, मेरे तो सबसे पहले कस्टमर आपके यहीं 2 बैठ जाएंगे, आप बता दो एकदम साफ। बिल्कुल। तो इसमें होता क्या है ना, देखिए, चित्रंगदा आई थी हमारे इवेंट पे, अरबाज खान आए थे सिंगापुर में हमारे इवेंट पे। तो जब वो आए तो
वो हैरान हो गए, सारे लोग कुछ ना कुछ ऐसा बेच रहे, ये बेच रहे, वो बेच रहे। मतलब मेरे पास जो है ना वो कोई नहीं बेच रहा है, 0% डाउन पेमेंट पे आपको प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। कैसे? कैसे? मैंने बोला देखो आपको महीने का सिर्फ 1% देना है और अपार्टमेंट के रेट पे मैं टाउन हाउस दे रहा हूँ आपको, सस्ता भी दे रहा हूँ, 0% डाउन पेमेंट पे भी दे रहा हूँ, और एक और चीज आपको मैं सिटी के सेंटर में भी दे रहा हूँ, मेट्रो के पास भी दे रहा हूँ। तो ऐसे ऑप्शंस भी है, लेकिन वो डेवलपर मार्केटिंग नहीं करता, वो खर्चा भी नहीं करता। कितना देना पड़ेगा वो नहीं बताया आपने। देखिए स्टार्ट होता है प्रॉपर्टी का रेट 4 करोड़ 5 करोड़ से स्टार्ट होता है, तो महीने का 1% आप उसका जोड़ लो, ये चीज़ है। फिर उसके बाद में ये तो एक हो गया, बाकी तो महीने का 1% कब तक देना है? हैंड ओवर तक के 40% तक आपको देना है, ऐसा कुछ है। अच्छा। हाँ, और हैंडओवर के बाद हैंड ओवर पे पूरा पेमेंट देना है, बाकी वो तो लोन हो जाएगा। अब आप बोलोगे मैं तो इंडिया रहे तो मेरा लोन कैसे होगा? मैं बैठा हूँ ना, ये मॉर्गेज की जो कंपनी खोली है वो किसके लिए खोली है? आप ही के लिए तो खोली है। हमारे ज़्यादातर क्लाइंट इंटरनेशनल बायर्स है, इंडिया से मेरे बहुत कम क्लाइंट है। मेरे ज़्यादातर क्लाइंट से एनआरआई जो यूके रहता है, कनाडा रहता है, यूके सबसे बड़ा मार्केट है मेरा, फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, सिंगापुर है, ये सब जगह से हमारे बहुत क्लाइंट्स है। क्योंकि वो देखो जो इंडिया में है उसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, कहीं ना कुछ आप समझो, या उसको इतना मगजमारी में पढ़ना नहीं है, वो सेटल्ड है। जो बाहर रह रहा है ना उसको माइंडसेट क्लियर है, वो इंडिया में भी नहीं लगा, इंडिया में लगा के थक चुका है, अब अपने देश में लगाना नहीं चाह रहा पैसा। क्यों नहीं लगाना चाह रहा? क्योंकि क्राइम है, इश्यूज है, टैक्सेशन है, हर चीज़ में मगजमारी है, तो वो वहाँ से पैसा बोलता है कि यार मेरे को यहाँ नहीं लगाना है, वो यहाँ करते हैं। अब कनाडा में कैसा है या यूके में कैसा है, थोड़ा भी पैसा आपने बैंक के उससे ट्रांसफर किया ज़्यादा 2000-3000 पाउंड से ज़्यादा आप ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। होता क्या है 2000-3000 पाउंड? दुबई में हमारे इतना अच्छा है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आपने प्रॉपर्टी बेची, कोई पूछने वाला नहीं, कोई मगजमारी नहीं, आपके अकाउंट में पैसा आया, आप अपने घर भेजना चाहते हो, आपने घर के बैंक का डिटेल डालो, उस पर पैसा ट्रांसफर करो, बैंक आपको नहीं रोकेगी, गवर्नमेंट आपको नहीं रोकेगी, परेशानी नहीं है ना। आपको विड्रॉल करना है, आप कोई भी अमाउंट जाके विड्रॉल कर सकते हो। हाँ बड़ा अमाउंट है 2 लाख दिरहम से ज़्यादा, तो बैंक को एक दिन पहले नोटिस दे दो ताकि वो कैश अरेंज करके रखे। अब ये बैंक के पास भी तो होना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि इतना ज़्यादा कैश ट्रांजेक्शन दुबई में होता नहीं है। तो अभी यहाँ तो आप बैंक में जाके पैसा निकालो तो वो तो घबरा जाएंगे, यहाँ तो निकालो, गवर्नमेंट की बात नहीं है, वो बैंक का धंधा कम होगा, वो नहीं छोड़ना चाहता है, ये चीज़ आती है। गोल्ड, प्रॉपर्टी या फिर शेयर, इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतर प्रॉपर्टी आग बंद करके सदियों से चलते आई है, आगे भी चलते रहेगी। और ये भूमि है, भूमि हज़ारों लोगों को खा गई, हम भी खत्म हो जाएंगे लेकिन भूमि रहेगी और रेट बढ़ते रहेंगे। आप जाके सोमालिया में प्रॉपर्टी खरीद लो, रेट बढ़ जाएगा। सोना भी तो बढ़ता है। सोना बढ़ता है लेकिन सोना चोरी भी तो हो सकता है, भूल सकते हो आप कहीं पे, आजकल ऊपर नीचे आगे पीछे होता रहता है। प्रॉपर्टी का रेट कहाँ गिरता है बताओ? आजकल ETF मिल रहे हैं ना बहुत सारे सोने के, गोल्ड और सिल्वर ETF चल रहे हैं। वो अपनी जगह है, सब अपनी जगह है, बट आपको प्रॉपर्टी से आप रह भी सकते हो, रेंट पे भी लगा सकते हो, उसको आप रीसेल करके 2 प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत सही चीज़ है। शेयर मार्केट का और गोल्ड का मैं ये बताऊंगा, मैं बहुत पसंद करता हूँ गोल्ड को, सिल्वर को, मैंने खुद ने इन्वेस्ट किया हुआ है, बट वो छोटा इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात करो तो आप 4 किलो 5 किलो गोल्ड लेके तो नहीं रखोगे ना, वो किधर रखोगे आप? अपने उसमें भी रखोगे तो वो उसका एड ऑन ऐसा कुछ एडवांटेज नहीं है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत ये समझना पड़ेगा कि ठीक है यार, और गोल्ड के ऊपर पूरी दुनिया टिकी हुई है जो चल रहा है। मतलब प्रॉपर्टी आप कह रहे हैं कि 2-3 साल के अंदर अंदर कुछ ना कुछ आपको दे के जाएगा। 100% देता है। 2 साल तो आपको होल्डिंग टाइम रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रोक सकते 2 साल तो भैया इन्वेस्ट ही मत करो। अब देखो क्रिप्टो वाले, कितने क्रिप्टो वाले अमीर बन गए, लेकिन वही क्रिप्टो है जो लोगों को खा गया। खा ही गया, सही बात है। अच्छा मुझे बताइए, वैसे तो मुझे पता है कि यूएई सिटीजनशिप नहीं देता किसी को, बिल्कुल नहीं देता, लेकिन कहते हैं कि देता भी है कुछ लोगों को, बहुत लोगों को दे भी रहा है, तो ये क्या है? नहीं देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ गिनती के लोग हैं जिन्होंने उस देश के लिए उस तरीके का कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। अच्छा, हर आदमी कलाम नहीं हो सकता ना, बिल्कुल, बस वही बात है। क्यों कलाम साहब की इतनी इज्जत है, क्यों मनमोहन साहब की इतनी इज्जत है, जो पॉलिसीज रिफॉर्म करी, ये किया वो किया, तो हर आदमी वो नहीं होता ना, हर आदमी शाहरुख खान भी नहीं होता। तो मतलब आप जैसे लोग जितने भी वहाँ रह रहे हो किसी के पास सिटीजनशिप नहीं है? नहीं, और देना भी नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए भी नहीं, उसका रीज़न समझो। और मैं अगेंस्ट हूँ देने के, क्योंकि जिस दिन आपने सिटीजनशिप दे दी उस दिन फिर उसके बाद में हम ही लोग हैं जो वहाँ पे मतलब गंदगी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हमारे खून में है। हम क्योंकि फिर गाड़ी तेरा भाई चलाएगा।
अभी तो लाइसेंस नहीं देता ये इतनी आसानी से लोगों को। लाइसेंस बोले तो भैया आप यूपीएससी पास हो जाओगे, हाँ, यूपीएससी कर लो, ज्यादा आसान है लाइसेंस लेने से। उसकी तो पूरी कहानी मैंने एक दिन में कहीं जा रहा था, अबू धाबी जा रहा था, जो ड्राइवर था पाकिस्तान का, उसने पूरी कहानी सुनाई मुझे आधे घंटे की, कैसे हुआ, कैसे टेस्ट हुआ, कैसे सूरता कहते हैं उसको, जो पुलिस वाला होता है वो बैठा, मैंने, उसने कहा गाड़ी मोड़ो, मैंने शीशा नहीं देखा, मैंने इंडिकेटर दे दिया बिना शीशा देखे, तो उसने मुझे फेल कर दिया। तो बड़ी कही कहानी दिया उन्होंने एक लाइन में कि हाँ। यूपीएससी पास करना ये और ड्राइविंग fact है। लाइसेंस और लेना। पैसे भी लगते ज्यादा। पैसे पैसे कितने बता रहे थे? 2-2.5 लाख रुपए 2-2.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी में लग जाता है आराम से। अब हम जाते जाते एक फास्ट फॉरवर्ड राउंड करेंगे। बिल्कुल करिए। ये फास्ट फॉरवर्ड मतलब एक सवाल होगा, जवाब आपका बहुत छोटा, छोटा। वन वर्ड या जो भी जैसे भी समझ में आए। पहला सवाल हमारा ये है कि 2008 में जो है दुबई में मार्केट क्रैश हो गया था, प्रॉपर्टी के दाम जो है 50 से 60% गिर गए थे। आपको नहीं लगता कि आज की तारीख में ओवर हीटेड प्राइस है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2008 में रियल एस्टेट ऑर्गेनाइज नहीं था वहाँ पे। उसके बाद रेरा आया, रेरा ने डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल किया है। डिमांड आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ, पिछले 3 सालों का डेटा आप उठा के देख लो, 3 लाख से ज़्यादा लोग हर साल आ रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी जो हैंडओवर हो रही है वो लगभग 40,000 के आसपास हैंडओवर हो रही है हर साल। तो मतलब 10% का रेशो है प्रॉपर्टी हैंडओवर होने का नई प्रॉपर्टी का। और पुरानी प्रॉपर्टीज़ दुबई में है नहीं, क्योंकि दुबई को मेरे हिसाब से जो हो बनते बनते ही 20 साल हुआ है, 15 साल हुआ है, तो आपके पास ज़्यादा स्कोप है नहीं कि पुरानी प्रॉपर्टीज़ पड़ी होगी, लोग उसमें रह रहे हैं। आने वाले 4 सालों में 1 मिलियन लोग आने वाले, 3 सालों में 1 मिलियन लोग आने वाले। टारगेट दुबई का है कि 3 लाख घर डिलीवर किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो 70,000 घर डिलीवर करना चाहेंगे, क्योंकि 3 लाख है तो 1 लाख घर डिलीवर हर साल होना चाहिए, 28 तक की बात करो, 26, 27, 28 में। लेकिन अगर वो 70,000 भी कर देते तो बहुत बड़ी बात है। और वो 2 लाख, 2.25 लाख तक के अगर कर देते डिलीवरी, बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में बबल है। अब अगर आपका पैसा है तो आप आज खरीदेंगे या वेट करेंगे प्रॉपर्टी? मैंने अपना सारा पैसा दुबई रियल एस्टेट मार्केट में लगा दिया है। अगर ये बबल फटेगा तो सबसे पहले मैं फटूंगा, क्योंकि उसका रीज़न समझो, मैंने आज छोटा मोटा अमाउंट नहीं लगाया, मैंने लगभग 50 करोड़ के ऊपर अमाउंट, जितना मैंने कमाया सब मैंने लगा दिया। 5 इंडियन सेलिब्रिटीज जो दुबई छोड़, मतलब दुबई में रह रहे हैं और इंडिया छोड़ चुके हैं। सोनू निगम है, फिर विनय शाह है सबसे पहले तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम सेलिब्रिटी से कम थोड़ी, अपने Exactly. आप को कभी भी नीचा नहीं मानो ना। ट्रू। बिल्कुल। फिर उसके बाद हनी सिंह है, फिर आर माधवन है, और सानिया मिर्ज़ा है, और काफ़ी सारे हैं, मेरे को नाम याद करना पड़ेगा, बिकॉज मैं सेलिब्रिटीज़ के पीछे नहीं भागता, सेलिब्रिटीज़ मेरे पीछे भागते। इंडिया में प्रॉपर्टी धंधा ना करने की कोई एक अहम वजह आपको लगता हो इसलिए नहीं नहीं, कौन बोल रहा नहीं कर रहा हूँ मैंने चालू कर दिया है। चालू कर दिया है? मैंने चालू कर दिया इंडियन प्रॉपर्टी बेचना। मैं कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहता जहाँ से न्यू हाइट्स का क्लाइंट वापस जाए। उसका रीज़न समझे, कई सारे लोग हैं, एनआरआईज है जो वर्ल्ड वाइड रहते हैं, और मैं वर्ल्ड वाइड काम करता हूँ, मेरे इवेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है, तो उन लोगों को प्रॉपर्टीज़ चाहिए इंडिया में। दुबई में अगर नहीं चाहिए कोई बात नहीं, मैं इंडिया के जो टॉप सिटीज़ है वहाँ पे प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। और प्लस मैं वो प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा हूँ जो कभी भी विवाद में हुई है, या कोई वो ऐसे डेवलपर के साथ काम ही नहीं कर रहा हूँ, बिल्डर के साथ, जिसका विवादों वाला काम है या जो अगर मगर वाला है। सीधा साधा डेवलपर हो जिसके डिलीवरीज हो जाती है, जिसका मतलब प्रॉब्लम ना हो जिसके साथ काम करने में, क्लाइंट का पैसा नहीं फंसना चाहिए। हाँ बस। एग्जैक्टली वही चीज़। 2 करोड़ रुपए 5 साल में दुबई में डबल हो जाए, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है आपके पास? बहुत सारी है, बहुत सारी हो जाएंगे डबल? दुबई में। देखो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप किसी भी प्रॉपर्टी में पैसा लगा दो, मोस्टली ऑफ प्लान की बात करो, किसी भी प्रॉपर्टी में लगा दो, पैसा डबल हो गए। रीज़न क्यों? क्योंकि ओवरऑल दुबई ग्रो कर रहा है। अगर कोई प्रॉपर्टी में 2 के 4 हो गए तो किसी में 2 के 3 भी हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होगा 2 के 1 हो गए या 2 के 2 रह गए, क्योंकि ओवरऑल ग्रो कर रहा है दुबई। जाते जाते एक बात बता दीजिए, दुबई की सबसे बड़ी कमी क्या लगती है आपको? अच्छाइयाँ तो बहुत हैं। कमी मुझे सच्चे लोग मिलना मुश्किल है। क्या पता, शायद मेरी कुंडली में ऐसे योग है। और मतलब देखो, एज अ बिजनेस ओनर मुझे गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, दुबई बहुत सपोर्ट करता है, लोग बहुत प्यार देते हैं, लेकिन बस ये है कि कभी कभार अपनों से ही धोखा मिलता रहता है, जो अपनी टीम है। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है कि आपसे सीख के आप ही की बजाते हैं लोग। तो बट मैं अब इतना स्ट्रांग हो गया हूँ कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मेरी लाइफ में इतनी बार जीरो पे आ चुका हूँ, 2-3 बार जीरो पे आ चुका हूँ। तो मैं वहाँ से, मुझे पता है उठ के कैसे खड़ा होना है। और अब मेरे को ये पता है कि भाई ट्रस्ट करो, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। दूसरी चीज़
ये होता है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रखो, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आप फंसोगे, कोई भी फायदा उठा सकता है। तो विनय जी ने बहुत सारी बातें बताई हमें और दर्शकों को आपको बताई। अगर आप दुबई में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं या लाइफ में और भी कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत कुछ है इस पॉडकास्ट में कि कैसे करना है और कैसे करना चाहिए। मतलब लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट है एक तरह से। और जो शुरू में हम लोगों ने बात की, एक मिसाल आप बन सकते हो। हाँ। और दूसरा, अगर इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर आप पैसे लगाओगे, वो पैसे आपके सही जगह लगे बिल्कुल। और वो पैसे से आपको फायदा हो, तो आप कुछ ना कुछ नया करोगे, सोचोगे। पैसा क्या है ना, इंसान का दिमाग भी चलाता है सही दिशा में। बिल्कुल तो चलाता अगर पैसा सही बनेगा तो आप सही दिशा में जाओगे। तो इसलिए विनय जी ने जो बताया, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी अपनी जर्नी रही है लाइफ की, वो क्या थे, कैसे आगे आए, क्या किया। और ऐसा इंसान अगर कुछ बताता है जो वक्त के थपेड़ों को खाकर आया है, तो बहुत सारा उस पर कुछ होता है लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सीखना चाहिए इससे, और हम भी सीखेंगे। बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया विनय जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। मैं जाते जाते एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जरूर। ये गोल्डन वर्ड्स है इस पॉडकास्ट के। छोड़ दो प्रॉपर्टी वॉपर्टी, छोड़ दो हर चीज़, आप कौन हो क्या हो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ याद रखो, जितना दिखोगे उतना बिकोगे। ये तो मीडिया की लाइन है जो इन्होंने बोली। हम लोग न्यूज़ चैनल में ये कहते हैं, जो दिखता है प्रचार वो ही बिकता हथियार है। नहीं, ये और दिखने के लिए कितना खर्चा करना पड़े कर दो। मार्केटिंग में हम जितना पैसा कम, बिजनेस के लिए अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले दिल बड़ा करना पड़ेगा, दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, आपको खर्चा करना पड़ेगा। प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट आ रहा है, जितना पैसा आ रहा है, क्या करते, गाड़ी ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, नहीं। जो बिजनेस का पैसा आ रहा है, जितना आ रहा है, अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है, पूरा लगा दो। वो पूरा जब आप झोंक दोगे ना, तो आपकी फटी भी रहेगी, क्योंकि अब तो आपके पास पैसे नहीं है। हाँ हाँ। और आप सोच समझ के लगाओगे, और जब जितना इतना पैसा लगा दिया है आपने ना, तो उससे होगा क्या कि वो रिटर्न आएगा, और वो 10x करके आएगा आपके पास में। तो जो आपका 1 करोड़ का प्रॉफिट है, वो 10 करोड़ का बन के आएगा, और जब वो 10 करोड़ का बन के आएगा, उसमें फिर आप 10 करोड़ लगा दोगे, तो वो 100 करोड़ बनने में टाइम नहीं लगेगा। और जब वो 100 करोड़ बन जाएगा, उसके बाद कौन बोलता है कि भाई खर्चा नहीं करो, उसके बाद करो, उसके बाद करो। आज मैं बताऊँ आपको, मैं गया एक दिन सुबह, मतलब मेरा मन था गाड़ी लेने का, जी वैगन लेने का बहुत टाइम से मन था। तो मैं जब भी जी वैगन लेने जाता था तो मैं कंफ्यूज होता था, रोल्स रॉयस लूँ, जी वैगन लूँ, फिर मैं एक प्रॉपर्टी खरीद लेता था। तो उसमें क्या हुआ, मैंने रोल्स रॉयस खरीद ली, लेकिन रोल्स रॉयस आपको बताऊँ मज़ा नहीं है। नहीं रोल्स रॉयस में मज़ा नहीं है, पता क्यों? मतलब ठीक है, एक स्टेज आती है, उसके बाद आपको सब लगता है बस ठीक ही है, मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं है। बल्कि मेरे को दूसरी कारों में ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर उसके बाद वहाँ तो ठीक है, फिर जी वैगन लेना था। अभी रिसेंट की एक बात बता दूँ, मैं सिंगापुर जा रहा था, उसके पहले मैं मेरी वाइफ को लेके गया जी वैगन लेने के लिए। तो हम जी वैगन देखने गए, तो वहाँ पे खड़ी थी लैम्बोर्गिनी उरुस ऑरेंज कलर की। मेरी वाइफ को वो पसंद आ गई, मेरे को जी वैगन लेनी थी। तो जब पैसा होता है ना, तो आदमी इस तरीके के डिसीजंस ले लेता है, क्विकली लेता है। तो मैं गया, मैंने बोला भैया एक काम करो, दोनों दे दो, बहस नहीं चाहिए। घर में बहस नहीं चाहिए। हम किसकी बात कर रहे हैं? खिलौने वाली गाड़ी की नहीं, समझ ओरिजिनल जी वैगन और लैम्बोर्गिनी उरुस। वहाँ गए, बोला, बात किया, नेगोशिएट किया, नहीं बना। मेरे को टाइम हो रहा था, मैं निकल गया। मैंने उसको बोला, देख भाई, अगर यहाँ से निकला मैं, तो फिर गाड़ी रह जाएगी, फिर मैं कुछ और इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, और कर दिया मैंने। तो ऐसा होता है कि कई बार ना अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करता। अगर वही सेल्समैन होता तो पता है मैं क्या करता, मैं बोलता भले ही प्रॉफिट नहीं हो रहा ना, ये तो गाड़ी पे दे दो। ये बंदा आया और बोल रहा है लोन भी नहीं चाहिए, पूरा पैसा अभी तेरे को ट्रांसफर करूंगा, तेरा अकाउंट डिटेल दे, अभी ट्रांसफर कर दो पूरा पैसा। और कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हैं हम? लैम्बोर्गिनी जी वैगन की। अब एक दिन मैं ऐसी रोल्स रॉयस लेने गया था, रोल्स रॉयस लेने नहीं गया था एक्चुअली, मैं हेयर कट कराने गया, संडे का दिन था। मेरा एक वीडियो भी डला हुआ है, शॉर्ट्स में, शर्ट में, और बिना नहाए धोए आदमी जैसा दिखता है। मैं सुबह उठा चले गया, मैं जा रहा था, मेरे को रोल्स रॉयस दिखी, तो मैं घुस गया उसमें अंदर। बंदे को मैंने बोला बता भाई, उसने खोला, मैं बैठा, पीछे बैठा, चलाई भी नहीं मैंने वो गाड़ी खरीदने के पहले, पीछे बैठा। मैंने बोला एक राउंड लगा लेते, राउंड लगाया, मैं डन। अब वो समझे नहीं भाई, डन बोले तो क्या डन, क्या टेस्ट ड्राइव डन, क्या डन। मैंने बोला बताओ भाई क्या हिसाब है। उसने बोला, मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला क्या डिस्काउंट, बोले यही फिक्स प्राइस है। मैंने बोला ठीक है, काम कर, अकाउंट डिटेल थे। मैंने वहीं के वहीं बैठ के 5000 दिरहम ट्रांसफ़र कर दिए उसको टोकन के। बोले 5000 दिरहम ट्रांसफ़र।
संडे था तो ट्रांसफर नहीं हो सकता बैंक से था, नहीं होगा। उसको जो भी था पता नहीं क्या था, नहीं गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो सकता, पैसे तो अकाउंट में है तो कभी भी हो सकता है ट्रांसफर। तो उसको मिल भी गए, दूसरे दिन गए और गाड़ी के नाम पे ट्रांसफर करवा के गाड़ी ले ली। तो मैं ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि भाई मैं वही आदमी हूँ जिसके पास खाने पैसे नहीं थे। हाँ, बड़ा आदमी बनना है तो मेहनत कीजिए जीवन में, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है जीवन में। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ पॉडकास्ट में, और मैं दिल से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ दुबई आप आए, और जब भी आए थोड़ा 2-4 दिन के लिए आए ताकि हमें खातिरदारी करने का मौका मिले। बिल्कुल भी नहीं। और आप लोगों के सहयोग से, साथ से, मैं चाहता हूँ बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट से बहुत सारी चीज़ें सीखे। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, रियल एस्टेट एज अ करियर ऐसा करियर है जो सबसे ज़्यादा पैसा दे सकता है। आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हो, आप कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, और आप कुछ भी गलत काम नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हो। क्यों कमा रहे हो? क्योंकि आप सबसे महंगी चीज़ बेच रहे हो दुनिया की, और सबसे महंगी चीज़ जो आप बेच रहे हो, वो चीज़ जो आदमी खरीदता है वो उसकी लाइफ की सबसे महंगी चीज़ होती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।